Yes, yes. Yes, very much. Okay. Sorry. So good evening again, and it's an honor to host Dattaji. I think we all know about all-rounders in cricket, but he's an all-rounder in reality. People know him only for fitness and yoga, but he's a very, very good speaker, writer, and a very, very inspirational one. So जैसे हिंदी में बोलते हैं कि क्या तारीफ करें इनकी, इनके पास इतना कुछ है. He is a celebrity coach, he's a column writer, he is into yoga, fitness, he's into biologicals, medical. Mr. Gaikwad is a fitness therapist and a health motivational speaker. He's working towards promoting health and wellness through seminars, camps, workshops, consulting and lectures. He's a very, very well-known figure in the fitness and wellness industry, जिसके बारे में आप लोग बात भी कर रहे थे. He's also a qualified dietitian and a fitness consultant. And you know, इनकी age लगती 35, but he's got an experience of 32 years. So I think that is the biggest proof that he's fit himself. He's been a personal trainer to prominent Bollywood actors and models and very, very big industrialists. And maybe हम सुनना चाहेंगे कि वो कौन-कौन से actors और industrialists हैं जो इनकी वजह से फायदा उठाते हैं. He's been a health and fitness management lecturer and instructor at institutes that train Indian and foreign fitness practitioners such as Talwarkar In-House Facility Academy, Tulip International Fitness Academy, Dr. Mahesh Kumar, Medifit Biologicals. He's also featured in fitness-related television programs on channels such as Z24 and Sam TV. His articles on physical training and wellness have regularly been featuring in newspaper, journals and periodicals. I think बहुत तारीफ हो गई and लोग मुझे सुनने नहीं आए, मुझे देखने भी नहीं आए, and मैं इनकी तरह फिट भी नहीं हूँ. So Datta ji, over to you, and thank you for joining us. Thank you from all of the Mumbai Western Indian Club. Thank you, sir. Thank you. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. Yeah, 1 second, Datta ji. I am muting everyone, and only Datta ji can unmute himself, and he can speak so that everyone can hear him properly. आप सभी. Datta ji, please unmute yourself. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, आवाज आ रही है सबको अभी? हाँ जी. Yes, sir. Okay, thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रवीण मुकीम साहब, हमारे राजेश बहल जी, जिनके साथ चर्चा करते हुए आज का ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. आज हमारे रोटरी के ही कैलाश बियानी साहब, हम सभी जानते हैं, आज उनकी बर्थडे है, आपको पता ही होगा. तो कैलाश बियानी साहब, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. और आज का ये प्रोग्राम मैं कैलाश बियानी साहब को डेडिकेट करता हूँ, मेरे बहुत ही करीबी हैं और आप सभी उनको भली बातें जानते हैं. तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली रखा है वेट लॉस पे, यानी जो एक मोटापा है, कहीं ना कहीं एक ओबेसिटी है. तो ये क्या है ओबेसिटी, ये मामला क्या है? आज पूरी दुनिया परेशान है वजन को लेकर. आप सभी जानते हैं, वजन बढ़ जाता है, घटा देते हैं लोग, फिर वजन बढ़ जाता है, फिर घट जाता है. तो ये सिलसिला कई सालों तक चलते रहता है. तो ये क्या है, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? इसलिए मैंने इसका एक नाम रखा था कि मिस्ट्री, कि कैसे किस तरह से वजन हमको नचाता है, हमारे साथ खेलते रहता है. तो इस विषय को और आसान तरीके से आपके सामने रखने के लिए मैं मुख्य रूप से 5 पॉइंट सिर्फ कवर करूंगा आज के इस लेक्चर में, जिसमें हमें सबको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी किस टाइप की है, यानी टाइप ऑफ बॉडीज. उसके बाद होगा कि वेट बढ़ता कैसे है, क्योंकि अगर वजन कम करना है आपको, अगर वजन कम करने का प्रयास करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ सुनना सीखना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वजन क्यों बढ़ता है, वजन कैसे बढ़ता है, ये अगर हमको पता चल गया तो शायद हम वजन को बहुत जल्दी घटा सकते हैं. उसके बाद आता है कि एक हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान का कितना रोल है. हमें वजन घटाने के लिए अगर कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, कसरतें करनी है, तो एक्चुअल कसरतें कितनी करनी है, क्या सही में कसरत से कुछ लाभ होता है वजन घटाने में कि नहीं होता है, ये विषय भी उसके साथ साथ चलेगा. और उसके बाद आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से जो वजन को हमने घटाया था, जो कोशिश हमने की थी, उसको किस तरह से मेंटेन करें. तो जो एक साधारण से बिल्कुल पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये आपके समझ में आ गया, आपके यानी हमारे सबके समझ में अगर आ गया, तो विश्वास कीजिए, मैं पिछले 33 साल से एक ही बात चिल्ला चिल्ला के मैं समाज में बोल रहा हूं कि ईश्वर ने अगर हमारे हाथ में कुछ दिया है तो वो केवल एक ही चीज दी है, बाकी सब उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो है वजन को घटाना. यानी वजन घटाने के जितना आसान काम संसार में नहीं है, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपके हाथ में है.
फिर क्यों वजन नहीं घटता है। तो आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने एक आध घंटे का जो भी हमारा टॉक रहेगा वो रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ध्यान से आप ये अप्लाई करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए हम यूज करते हैं, अपने ऊपर यूज नहीं करते हैं। तो मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बातें मैं यहाँ से बताऊंगा, अगर आप अपने पे यूज करेंगे, अपने पे फॉलो करेंगे, तो शायद आज के इस प्रोग्राम को सही मायने में मैं कहूंगा कि आज का प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइप ऑफ बॉडीज। हम देखते हैं कि हमारे घरों में कई बार जैसे पति होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, पत्नी दुबली पतली होती हैं। कई घरों में पत्नियां जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, पति दुबले पतले होते हैं। कई घरों में पति पत्नी दोनों पतले होते हैं, बेटे थोड़े शरीर से ज्यादा हेवी हो जाते हैं। कई घरों में सभी लोग शरीर से काफी भारी रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हमने अक्सर देखे हुए हैं। कई घरों में हमने ये देखा हुआ है कि ये कुछ खाता नहीं है, फिर भी इसका वेट इतना क्यों बढ़ता है, समझ में नहीं आता। वहीं पर दूसरी ओर देखिए तो एक है कि इतना खाता है तो भी उसका वेट नहीं बढ़ता। यानी बड़ी अजीब सी चीज है कि नहीं खा के भी वेट गेन वहां पे हो रहा है, और एक है कि इतना खाने के बाद भी इसका वेट नहीं बढ़ता है। तो ये सारा माजरा क्या है, आज उस विषय पे मैं शुरुआत में ही बात करना शुरू करूंगा। तो एक बताना चाहता हूं कि बॉडी के ये रिसर्च है, बहुत बड़ा ये साइंस है। मैं जो भी बता रहा हूँ अपनी जेब की कोई बातें यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्टडी है और जो रिसर्च है, केवल वही बातें आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। शरीर के मोटा मोटी 3 प्रकार होते हैं पूरे संसार में, यानी बॉडी के टाइप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है, उसे कहते हैं एक्टोमॉर्फ फ्रेम। अब एक्टोमॉर्फ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टोमॉर्फ का मतलब होता है दुबला पतला, यानी छोटी फ्रेम जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा बॉडी का टाइप होता है जिसे कहते हैं हम लोग मेसोमॉर्फ फ्रेम, और तीसरा टाइप होता है उसे कहते हैं एंडोमॉर्फ फ्रेम। अगर मैं इसे आयुर्वेद की भाषा में अगर कहूं, तो जहां पर हम लोग की वात प्रकृति कहते हैं, पित्त प्रकृति कहते हैं, कफ प्रकृति कहते हैं, तो ये वात पित्त और कफ प्रकृति ही है कि जिसपे फिर काफी रिसर्च होने के बाद ये मालूम हुआ कि इस टाइप के 3 बॉडी के टाइप होते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक एक्टोमॉर्फ फ्रेम का जो एक आदमी होता है या कोई भी इंसान हो, वो देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। मैं कहूंगा कि ये हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पर कभी ज्यादा टिकते नहीं है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाना फिरना घूमना। उनकी स्पीच भी काफी फास्ट होती है। तो ये सारे गुण भरे पड़े हुए होते हैं जिनका खास करके एक्टोमॉर्फ फ्रेम होता है। कहीं भी जाना हो, कहीं भी चलना हो, कि जहां वो गाड़ी का वेट नहीं करेंगे, रिक्शा का वेट नहीं करेंगे, टैक्सी का वेट नहीं करेंगे, कि अगर 1-1.5 किलोमीटर पे है तो तुरंत जाके चलना चालू कर देंगे, यानी वो रुकते नहीं है, बहुत फास्ट होते हैं। इनका जो मेटाबॉलिक रेट है ये बहुत हाई होता है। तो 100% ये है कि जितनी शरीर की ज्यादा मूवमेंट है, जितनी शरीर की ज्यादा चहल पहल है, उतनी ज्यादा उनको एनर्जी लगती है। तो आपको सुन के ताजुब होगा कि एक दुबला पतला आदमी एक हेल्दी आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा खाना खाता है, क्योंकि बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे लोगों के शरीर में जो मसल टिश्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, फैट टिश्यू काफी कम होते हैं, और मसल टिश्यू ज्यादा होने के कारण इनका बीएमआर एक्चुअली हाई होता है, और बीएमआर हाई होने के कारण ये लोग दुबले पतले होते हैं। अभी यहाँ दोनों बातें हैं, आप दोनों को कैसे भी आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीएमआर हाई है इसलिए मेटाबॉलिक रेट या ज्यादा है इसलिए उनका वेट कम है, या फिर उनका वेट कम है इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट हाई है। तो बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये लोग एक हाइपर एक्टिव पर्सन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों का वजन बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आज इसका रिसर्च है, हम एकेडमिक लेवल पर जब ये चर्चा करते हैं, लेक्चर करते हैं, तो एक लाइन हमेशा हम यूज करते हैं, अगर ये सवाल आ जाए कि वजन घटाना आसान है कि वजन बढ़ाना आसान है, तो वहां पर हम सबसे पहले बोलते हैं कि वेट गेन करना संसार में सबसे डिफिकल्ट है नेचुरल लेवल पर, और वेट को लूज करना संसार में सबसे ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर ये जो एक्टोमॉर्फ फ्रेम वालों की मैं बात कर रहा था, एक दुबले पतले लोगों की मैं बात कर रहा था, जिसके लिए मैंने कहा था कि एक्टोमॉर्फ फ्रेम। दूसरा जो बॉडी टाइप है इसे कहते हैं मेसोमॉर्फ फ्रेम। आप देखेंगे कि मेसोमॉर्फ फ्रेम के लोग जो होते हैं ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक मोटा मोटी ये लोग फिट रहते हैं। ये भले एक्सरसाइज करे ये नहीं करे, ये स्पोर्ट पर्सन हो या स्पोर्ट पर्सन नहीं हो, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग अगर ये है तो भी कभी भी ऐसे लगता है कि बस 1-2-4 किलो वेट यहाँ वहां होगा, वरना वो जिंदगी भर फिट ही नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है फिट रहने के लिए, क्योंकि बॉडी का टाइप प्रकृति के होते हैं, और जो एक मसल का एक रेशो होता है बॉडी में वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि
ताउम्र ये लोग अच्छे ही दिखते हैं का टाइप होता है, जिसे कहते हैं एंडोमॉर्फेम। अभी एंडोमॉर्फेम के लोग जो होते हैं वो बचपन से ही थोड़े से हेल्दी होते हैं, वेट थोड़ा सा बचपन से ज्यादा ही होता है। शुरू में हम लोग बोलते हैं कि बेबी फैट से वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का हो गया, आगे बढ़ता है, हम लोग ये देखते हैं कि इसका वेट एंड तक बच्चे अच्छे खासे हेल्दी रहते हैं। तो ये एंडोमॉर्फेम में होता क्या है कि शुरू से ही इनका बीएमआर बहुत स्लो रहता है, बहुत ज्यादा लो रहता है। शरीर में एडिपोज ग्लैंड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, शरीर में मसल की मात्रा बहुत कम होती है। अगर शरीर में मसल की मात्रा बहुत कम है तो बीएमआर हाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बच्चे थोड़ा भी खाने के बाद भी, अब शरीर में इतनी एनर्जी ऑलरेडी है बॉडी के लिए कि बाहर से थोड़ा भी खाएंगे तो ये उतनी एनर्जी उनके लिए काफी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हमेशा थोड़ा सा, ये रहे एक टाइप ऑफ बॉडीज के 3 प्रकार के लोग। अभी आप ये देखिए कि जब आपकी शादी हुई थी, जब आप एक 18-19 साल के बाद कॉलेज की सीढ़ियां आपने चढ़ना शुरू किया, आपका कॉलेज खत्म हुआ, आपकी शादी हुई, अब घर जाने के बाद सब लोग अपने अपने जो शादी के एल्बम है, जो कभी कभी आप निकालते होंगे, वो एक बार जाके निकालना और जाके देखना कि आप उस टाइम पर कैसे थे। कई लोग हेल्दी थे, वो बाद में भी हेल्दी रहे। कई लोग दुबले पतले थे, वो बाद में भी कई सालों तक दुबले पतले रहे। लेकिन एक 30-35 साल के बाद आपने देखा होगा कि दिक्कत बढ़ना शुरू हो गया, पेट बढ़ते बढ़ते वेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, वेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर सारा शरीर धीरे धीरे जाके बढ़ता गया और फिर जाके आज जो आपकी स्थिति है, वो स्थिति, अगर आप फिट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज आपने वेट लॉस करके अपने रखा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आपका जो सफर रहा है वेट का बढ़ना, वेट घटना बढ़ना, आपने देखा होगा कि अक्सर 30-32 साल के बाद नेचुरली वेट पुट ऑन होना शुरू होता है, क्योंकि उस उम्र तक आते आते हमारी लाइफस्टाइल काफी चेंज होती है। हम जब कॉलेज में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, तब तक खान पान उतना नहीं होता, खान पान के लिए समय नहीं होता है, खान पान के लिए हम उतने सीरियस नहीं होते हैं। आप देखिए ना, अभी बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, बेटा नाश्ता तो करके जाओ, बेटा दूध पी के जाओ, बेटा कुछ खाना खा के जाओ, बेटा समय पे खाया करो। तो ये सारा जब तक हमारे साथ चल रहा था ठीक से, तब तक हम लोग बहुत ही दुबले पतले बढ़िया हम लोग रहे। लेकिन जैसे शादी वगैरह हो गई, शादी के बाद जो मेहमान नवाजी में जहां से एक बार खाना शुरू कर दिया, 30-35 साल 31 साल की उम्र आते आते जाके वेट धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया। गलती कहाँ पे खाली हो गई कि जैसे 1 किलो 2 किलो वेट बढ़ा पर कुछ करते तो 1-2 किलो वजन बढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। लेकिन शुरू में ऐसा होता है कि वेट बढ़ना लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, शरीर पे पानी चढ़ गया चेहरे पे, तो मराठी में आपण त्याला नेहमी म्हणतो की चेहऱ्यावरती पाणी चढलंय। तो 2 किलो 3 किलो 5 किलो 8 किलो 10 12 15 20 किलो जाने तक हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम लोग एक ओबेसिटी की इसमें हम आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आप सोचेंगे कि अभी जिस बॉडी टाइप की मैं बात कर रहा था, एक्टोमार्फ हो या मेसोमार्फ हो या एंडोमार्फ हो, इस जो भगवान ने फ्रेम हमको दी थी, हमने उस फ्रेम को ही चेंज कर दिया। क्यों हमने चेंज किया कर दिए? हमें घर से शायद उतना सपोर्ट नहीं मिला, या सपोर्ट मिला तो भी हमने किसी की बात को नहीं सुना और धीरे धीरे जाके वेट गेन करना शुरू होता है। एक समय के बाद में जब 15 से 20 किलो वेट गेन होता है तो अच्छों को वेट नीचे लाने की उनकी क्षमता, उतनी ताकत उनकी नहीं होती है। 50 बार कोशिश करते हैं, 50 बार वेट कम होता है, फिर वापस वेट बढ़ता है। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलते रहता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूं कि जो टाइप थी आपकी बॉडी की, उस टाइप पर वापस एक बार जाना है तो हम देखेंगे पहले कि हमारी टाइप बॉडी की चेंज कैसे। कुछ कहा था कि शादी के बाद जैसे जैसे वेट बढ़ना हमारा शुरू हो गया, तो शरीर का एक नियम होता है कि आज मेरे बॉडी को, अगर समझ लीजिए मोटा मोटी मेरा वेट आज 70 किलो का है, तो मेरे बॉडी को, अगर मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीता हूं, मैं कामकाज काफी करता हूं, मेरा जाना आना यहाँ वहां घूमना होता है, तो मुझे एटलीस्ट 70 मल्टीप्लाई 30, मतलब हर 1 किलो के लिए 30 कैलोरीज अगर आप काउंट करो, तो आज मुझे जीने के लिए, मुझे फिट रहने के लिए कम से कम 210 कैलोरीज का 2000, ये सबका मोटा मोटी फिक्स होता है। मैं वेट जिनको बढ़ाना है उनके लिए मैं बाद में बात करूंगा। तो अगर 70 किलो के आदमी को 2100 यानी 2100 कैलोरीज खाना खाने की जरूरत है, तो जब तक ये 2100 कैलोरीज का खाना खाता है, जब तक ये वो खाना खाने के बाद दिन भर की एक्टिविटी जो पहले से उसकी थी वो उसकी जारी है, तो ऐसे आदमी का वजन कभी भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो जितना खा रहा है, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेता है। बॉडी उतनी बर्नआउट भी कर लेती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 800 हजार कामकाज के लिए रखती है।
जैसे हार्ट का, दिल का धड़कना हो गया, लंग्स का अपना काम है, पेरिसेल्सिस मूवमेंट है, लीवर का अपना काम है, हमारी जो आंतड़ियों की अपनी मूवमेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्रेन का अपना काम होता है। ये सारा काम करने के लिए जो एक 800 से 1000 कैलोरीज बॉडी खुद की लेती है, उसके ऊपर से हम लोग जो कैलोरीज लेते हैं, वो कैलोरीज आपके खाना पचाने में, आपके बातचीत करने में, यहाँ वहां देखने में, जैसे अभी मैं हाथ में हिला से आपके बात कर रहा हूँ, इसमें काफी मेरी मूवमेंट हो रही है, उसमें हम दिन भर में जो भी कामकाज करते हैं, इस सारे में वो ऊपर की जो कैलोरीज है वो बर्न आउट होती रहती है। तो ये सिलसिला कंटिन्यू आगे जारी रहता है जब तक मेरा खाना 2100 कैलोरीज का है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि कामकाज भी बैठने वाला आ जाता है, ज्यादा बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है, और शरीर से जो एक मूवमेंट थी, एक रिदम की बर्निंग कंटिन्यू हो रही थी, वो कुछ मात्रा में धीरे धीरे कम हो जाती है, और दूसरी तरफ से खाना धीरे धीरे बढ़ जाता है। खाना बढ़ता है ऐसे है, घर से नाश्ता करने के बाद ऑफिस में जाते हैं, 10:30-11 बजे भी थोड़ी भूख लग जाती है, तो वहां हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। उस टाइम पर जरूर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए हम लोग को बाद में देखते हैं। उसके बाद दोपहर का खाना हो गया, शाम को बाहर से कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, घर का खाना रात को खा लिया, रात को खाने के बाद में वापस अगर 2 घंटे के बाद भूख लग गई तो फिर जाके फ्रिज को खोलना, कुछ मिठाई खाना, यानी कुछ ना कुछ खाने का इंटेक ज्यादा हो जाता है, और शरीर में जो कैलोरीज बर्नआउट वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और वहां से धीरे धीरे जैसे जैसे खाना जाता है पेट में, जैसे जैसे बॉडी में कैलोरीज सेव होती है, ऐसे जब 7000 कैलोरीज बॉडी में सेव होती है तब आपका 1 किलो वेट गेन होता है। अभी आप सोचेंगे कि 7000 कैलोरीज तो मोटा मोटी देखिए 500-800 कैलोरीज बॉडी को बहुत इजीली मिल जाती है। अगर मैं कहूं एक 100 ग्राम वेफर अगर आप लेके हम खाते हैं, जो आलू के वेफर होते हैं, 100 ग्राम वेफर में कम से कम 400 कैलोरीज होती है। आज कहीं मूवी देखने के लिए हम लोग चले गए, कुछ ना कुछ खाने के लिए हम लोग वहां पे बैठ गए, जो समोसा कुछ भी खाया, तो 250-300 कैलोरीज तो आपको यूं ऐसे मिल जाती। घर में एक चपाती हम लोग खाते हैं, एक चपाती में लगभग 100 से 120 कैलोरीज होती। तो कहीं ना कहीं कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है और खर्च करना कम होता है। रोज अगर 500 कैलोरीज भी एक्स्ट्रा आपकी हुई, क्योंकि आज देखिए एक जमाना था कि फंक्शन कभी कभी होते थे, किसी की बर्थडे थी, बर्थडे वगैरह में जाना आना तो इतना कभी इतना था ही नहीं। आज अगर देखिए किसी की बर्थडे है, हर बार कहीं ना कहीं कोई फंक्शन है, कोई ना कोई प्रोग्राम है, और वहां जाएंगे तो खाने का तो पूरा वो इतना लगा रहता है कि आदमी को समझ में नहीं आता। आदमी इतना खाता है कि मानो कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। सब जानते हैं कॉन्शियस होना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां जाने के बाद आदमी हार जाता है। जैसे वो खाने की खुशबू आती है, जैसे पदार्थ आंखों के सामने दिखते हैं, तो खाने का मन करता है कि चलो यार छोड़ो, कल से ट्राई करूंगा, कल से थोड़ा कम कर लूंगा, आज एक बार खा लेते हो। घर वाले भी बोलते हैं कि अरे आज है, एक दिन के लिए खा ले, कल से कर लेना, ठीक है ना, देखो अभी इतना है, मेहमान ने बुलाया वगैरह वगैरह। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते हैं। कैलोरीज इंटेक 500 कैलोरीज बड़े आराम से आपकी इजीली बढ़ जाती है एक दिन में। कभी एक दिन में नहीं बढ़ी तो 2 दिन में। अगर ऐसे काउंट करेंगे, रोज 400 500 कैलोरीज आप लेके जाएंगे तो महीने में 1.5 से 2 किलो वजन बड़े आराम से बढ़ जाता है। एक महीने में वेट 1.5 से 2 किलो बढ़ गया, अगले महीने में मालूम पड़ा 1 किलो बढ़ गया, उसके अगले महीने में आपने बहुत ध्यान देके बढ़ने नहीं दिया, उसके अगले महीने में फिर 1 किलो बढ़ गया। ऐसे करते 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 जब 15 से अब जाके हमें चिंता होती है और हम फिर हाथ पे हिलाना शुरू करते हैं कि वेट घटाने के लिए अभी हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ पे स्त्री हो या पुरुष हो, हम सभी की यही हालात है। महिलाओं के बारे में तो मैं कहता हूं कि शादी तक इतनी दुबली पतली बढ़िया होती है, शादी के बाद भले थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो ये महिलाएं वेट बढ़ा देती है। आज हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा उनका वेट बढ़ जाता है। ये जहां पर एक 10-11 किलो वेट बढ़ना नॉर्मल बात है, वहां पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स खान पान के कारण, गलत सोच के कारण, या दवाइयों की साइड इफेक्ट हो, जो भी रीजन बनता हो, 20 से 25 किलो वेट आदमी का बढ़ जाता है। कई बार शादी होने से पहले कॉलेज के दिनों में ही वेट थोड़ा सा ज्यादा है, शादी के लिए वजन को काफी कुछ करके घटाया जाता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी आ जाती है वेट फिर बढ़ जाता है। यानी अगर कोई 60 साल की लड़की है, 65 जिसका वजन 60 किलो है, जिसका वजन 65 किलो है, मैंने देखा हुआ है कि बच्चे होने तक उनका वेट 90 केजी 95 केजी तक चला जाता है, और फिर जाके वो घटता नहीं है। और ये बढ़ने के पीछे का सारा कारण केवल एक ही इंटेक। आज 80% अगर वेट किसी को घटाना हो, तो वेट घटाने के लिए अगर कोई किसी का अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है,
अपने खान पान पर अगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा आदमी जिंदगी में कभी भी ये सपना नहीं देखी कि मैं वजन घटा पाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से आदित्य गोवित्रिकर, आप नाम अच्छा से सुना हुआ है, मिसेस वर्ल्ड, एक आज से 20 साल पहले मैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी जाता था। बहुत बड़ी मॉडल, खुद डॉक्टर है और आज वो खुद भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है, काफी हेल्थ के लिए अच्छा काम कर रही है। एक समय था कि मुझे उनके यहाँ एक्सरसाइज सिखाई दे चुका हूं, कई बार हजारों प्रोग्राम मैंने कर लिए। एक ही चीज बार बार देखी कि आपकी एक ही गलती है कि आप जब खाने के लिए बैठते हैं तो आपको ये पता नहीं कि आपको खाना कितना है। वजन बढ़ने का पूरा संबंध केवल और केवल आपके फूड इंटेक से है, क्योंकि कितना खाना खाना है आपको पता नहीं है। हम ज्यादा खाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि 7000 कैलोरीज सेव होने के बाद 1 किलो वेट बढ़ता है। हर महीने को अगर 1-1 वेट किलो अगर बढ़ता गया, मैं ज्यादा भी बात नहीं करूंगा, तो आप मुझे बताइए 15 से 20 साल में आदमी का वेट कितना बढ़ेगा? बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, के बाद वो कम नहीं होता, क्योंकि जो आदतें आपको लगी हुई हैं, वो आदतें, जो स्वभाव आपका बना हुआ है, इसको हम लोग जनरली चेंज नहीं करते हैं। अगर चेंज करते भी हैं तो 1 हफ्ते के लिए चेंज करते हैं, 1 महीने के लिए चेंज करते हैं, 2 महीने के लिए चेंज करते हैं, फिर जाके वापस उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये वेट गेन, अब आप एक्टोमार्फ फ्रेम में हो, आप मेसोमार्फ में हो या एंडोमार्फ में हो, खाली फर्क इतना पड़ता है कि एक्टोमार्फ फ्रेम के आदमी को वेट बढ़ाने में टाइम लगता है। ज्यादा वेट अगर नहीं भी बढ़ा तो 101% उसका पेट बढ़ जाता है। जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा, उनका वेट हमेशा कम रहेगा, लेकिन अगर कुछ बढ़ेगा तो उनका पेट बढ़ेगा। जिनके बॉडी में एडिपोज ग्लैंड ज्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल मात्रा थोड़ी सी अगर ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें होने के कारण आदमी का पेट नहीं बढ़ता है, आदमी चारों तरफ से गोल होता है, हिप्स वगैरह सब फ्लैटी हो जाता है उनका बॉडी, आपने देखा होगा। तो ये कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज खर्च कम होना, ये दोनों के कारण होता है। 80% इनटेक है, क्योंकि कैलोरीज बर्निंग से आप बहुत कुछ हासिल। एक उदाहरण देता हूं, आज हम लोग सभी जानते हैं कि रोज रेगुलर वॉक करना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि आप रोज वॉक क्यों करते हैं, या वेट लॉस करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आदमी का जवाब एक ही आएगा कि वॉकिंग वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं यहां से बोलूं कि वॉकिंग करने से वेट लॉस का कोई संबंध नहीं है, आपको सुन के ताज्जुब होगा। आप कहेंगे कि रोज हम लोग 1 घंटा योगा करते हैं, फलाना आसन करने के बाद वेट लूज होता है, फलाना आसन करने के बाद पेट कम होता है। मैं यहां से बोलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आप जिम में जाते हो, 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल मरमरा के एक्सरसाइज, दिल जान लगा के, और फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे वेट कम करने के लिए मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं, जिम जा रहा हूं, उससे कुछ हासिल नहीं होना है। आज अगर आप भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, दुनिया भर की कैलोरीज आप बर्न आउट करते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि वो करने के बाद वेट कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कारण ये है कि आज 1 घंटा ब्रिस्क वॉक आप करें। 1 घंटा, जिस हमारे जो एक स्टार्टिंग योगा था, उस योगा को तोड़ मरोड़ के हमने जो पावर योगा और अलग अलग नाम देके ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्निंग करने के हिसाब से हम लोग उसमें चले गए, 108 नमस्कार और वगैरह वगैरह, ज्यादा से ज्यादा 250-300 कैलोरीज के आसपास आप बर्न आउट करते हो। मैं एक रेगुलर लेवल की बात कर रहा हूं। आप एक दिन में ये करके अगर आपने कहा कि नहीं मैंने 500 कैलोरीज कर ली, बहुत अच्छी बात, लेकिन 500 कैलोरीज रोज खर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जितनी भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, 250-300 कैलोरीज की अगर हम बात करके चले, तो आप यहां ध्यान से सुनना, एक समोसे में कैलोरीज होती है लगभग 250, एक गुलाब जामुन में कैलोरीज होती है 200 से 250, एक चपाती में, जो चपाती रोज खाते हैं घर में हम, उसमें कैलोरीज होती है 125। एक चपाती में अगर 2 चपाती खाई आपने, इसका मतलब जो कैलोरीज बर्निंग करके आए थे 1 घंटे का वॉक लेवल हो गया। आज इतना राइस आपने खा लिया, खाने में थोड़ा ज्यादा ले लिया घर में, या एक आध दूसरा पापड़ ले लिया, उसमें से जो कैलोरीज मिलती है वो आपकी जिम में जाके 1 घंटा पसीना बहाने के बाद आपने जो कैलोरीज बनावट की थी वो लेवल हो गई। आज कितने भी सारे बढ़िया से आसन किसी के भी सामने बैठ के आप करते हो, पसीने में लथपथ, एक होता है ना हॉट योगा वगैरह वगैरह, काफी टेम्परेचर बढ़ा के, काफी एक होता है कि पसीना ज्यादा निकलेगा तो फैट पसीने से वगैरह बह जाएगा वगैरह वगैरह, सारी बकवास थिंग्स, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। चर्बी हमेशा बर्नआउट होती है, कहीं पिघल के जाती नहीं है, क्योंकि बॉडी में फैट्स होता ही है केवल लिक्विड फॉर्म में, आपको सभी को पता है। तो ये जो बर्निंग करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हो कि 1 घंटा रोज मैं अपने हेल्थ को दूंगा, तो वॉकिंग करने से होता क्या है, वॉकिंग क्यों करनी चाहिए, जॉगिंग क्यों करना चाहिए, साइकिलिंग क्यों करना चाहिए, स्टेयर क्लाइंबिंग क्यों करना चाहिए, डांस क्यों करना चाहिए, ये सारी स्विमिंग क्यों करना चाहिए, तो ये सारी चीजें की जाती है हमारे हार्ट को एक अच्छी एक्सरसाइज मिले,
लंग्स को अच्छी एक्सरसाइज मिले, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनका जो स्टिफनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, बॉडी का पीएच अच्छा रहे, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको 1 घंटा चलने से। ज्वाइंट्स में लुब्रिकेशन अच्छा होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ज्वाइंट में, जो बहुत मेन चीज है हमारे बॉडी में, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि इंजरी से हम लोग बचे रहते हैं। तो ऐसे साइनोवियल डेवलप करने के लिए, बॉडी के जो पोर्स है वो ओपन होने के लिए, यानी टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए सारे बेनिफिट्स मिलने हैं आपको कार्डियो ट्रेनिंग से। फिर आप वो ट्रेडमिल पे करिए, साइकिल पे करिए, जॉगिंग, स्किपिंग, जो करना है आप करिए। कैलोरीज बर्निंग करने के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। अगर कैलोरीज बर्न कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, 250 कैलोरी जा रही है, कुछ तो फायदा होगा, लेकिन फायदा कब होगा जब में 250 कैलोरीज कम हो जाए। बर्निंग करके कुछ नहीं होना है। तो ये देखा हमने कि कार्डियो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो आप जब भी कल से एक्सरसाइज करो, वॉकिंग के लिए जाओ, जॉगिंग, स्किपिंग, जो भी करिए आप वो वेट लॉस करने के हिसाब से नहीं करेंगे, आप करेंगे आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड वेसल के लिए, ताकि शरीर में जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो अच्छा बना रहे। तो कार्डियो ट्रेनिंग के बेनिफिट केवल यहीं तक आपको लेने हैं। अगर आप जिम में जाते हो, यहाँ पर हम जेंट्स लोग तो काफी जिम करते हैं, अगर महिलाएं जिम में नहीं जाती है तो उनको सबसे ज्यादा जिम जाना चाहिए। आज अगर मुझे कोई सवाल पूछता है कि जिम की वर्कआउट की जरूरत ज्यादा पुरुष को होती है या महिला को होती है, तो मैं यहाँ से हमेशा कहता हूं कि वेट ट्रेनिंग की जरूरत महिलाओं को होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एडिपोज ग्लैंड्स टिश्यू ज्यादा होते हैं, मसल टिश्यू बहुत कम होते हैं, और महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ मात्रा में मसल टिश्यू बढ़ जाए, ताकि मसल टिश्यू अगर थोड़े से बढ़ेंगे आपका बॉडी टोन होगा, और टोन बॉडी ही केवल आपके ज्वाइंट्स को संभाल के रख सकता है। आज नोटिस करिए, नी पेन की अगर मैं बात करूं, लोअर बैक पेन की अगर बात करूं, और अगर 100 महिलाओं को 100 पुरुषों को अगर खड़ा कर दूं, तो वहां पर 80% महिलाओं को प्रॉब्लम है, 10-20% पुरुषों को हो सकती है। तो क्यों है ये तकलीफ? तो हड्डियों को कहीं ना कहीं, हड्डियों का ध्यान रखने वाला, ज्वाइंट को ध्यान रखने वाली जो बॉडी में मेन चीज है वो है आपके मसल्स। उस मसल को आपको टोन करना है, और मसल को टोन करने के लिए आपको जिम में जाना है। ये नहीं कि जिम में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए। देखिए, जेनेटिकली जो स्ट्रक्चर मिला है, जो मसल है आपके पास, जो मसल का आकार है वो तो रहना है। शरीर के फैट कुछ मात्रा में मूवमेंट करने से तो कम तो कुछ ना कुछ तो होना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होना है, लेकिन केवल बॉडी को टोन करने के लिए, बॉडी को अच्छा शेप देने के लिए हम वेट ट्रेनिंग करें। वहीं पर हम अगर योगा करते हैं, किसी भी रूप में करते हो, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, हमारा जो एक नाड़ियों का जो ये होता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि ब्रेन के जो दोनों पार्ट है ये वो एक इक्वल रहे, बॉडी का पीएच अच्छा रहे, हमारा अग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं कम हो, हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो। तो ये स्ट्रेस कम करना, अग्रेसिवनेस कम करना, ये सारी चीजों में योगा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम लोगों को योगा भी उसी के लिए करना चाहिए। अगर आप वजन कम करने के लिए योगा करेंगे, आसन करेंगे, तो आप ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा फास्ट करेंगे। आप जिम में जाएंगे, वेट लॉस करने के हिसाब से अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अपना एक्सर्शन करवाओगे। आज अगर आप वॉकिंग, जॉगिंग के लिए बाहर जाओगे तो बार बार आपका पूरा फोकस रहेगा वो कैलोरीज बर्निंग पर रहेगा, कि ज्यादा से ज्यादा मेरी कैलोरीज बर्न हो जाए ताकि मेरा वेट कम हो जाए। मेरे दोस्तों, यहाँ से बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा तजुर्बा है मेरा, भले मेरी उम्र कम हो, मैंने काफी दिन और हजारों मेंबर्स के साथ मैं लगा हूं, मेरा काम ही आप लोगों की बॉडी के साथ है। जो चीज प्रैक्टिकली मैंने देखी मैं बताता हूं, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, कि जो भी कुछ वेट का संबंध है, जब तक आपके थाली में खाना कम नहीं होता है तब तक वेट लॉस नहीं होता है। कसरतों के बाकी सारे बेनिफिट्स मिलने हैं। आज आपका वजन 100 किलो है, आप मैराथन में आप जाके देखिए 100 किलो के लोग भागते हैं वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि 100 किलो का आदमी कैसे भागेगा? भागता है ना वो। क्यों भागता है? क्योंकि उसका हार्ट स्ट्रांग है, उसके लंग स्ट्रांग है, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस में है, वो लगातार भाग रहा है इतने सालों से। यानी उसका जो कार्डियक एंड्योरेंस है, यानी कार्डियक जो स्टेमिना है, उसने बहुत अच्छा बिल्डअप किया हुआ है। फिर आप बोलेंगे फिर उसका वेट क्यों ज्यादा है? अरे वेट ज्यादा इसलिए क्योंकि खाना कम नहीं है ना। एक मानसिकता होती है ना कि भाई मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। आप में भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि खाना तो भाई मुझे जो चाहिए वो चाहिए, खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, आप जितना बोलो मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं 2 घंटा वर्कआउट करूंगा, अरे 2 घंटा नहीं 5 घंटा करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा केवल एक्सर्शन, और इसका बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो नुकसान होता है ज्वाइंट पेन को लेकर। जो लोग कंटिन्यू भागते हैं, आपको क्या लगता है उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, उनके लंग्स बहुत स्ट्रांग है, ब्लड वेसल बहुत स्ट्रांग है, सारी बॉडी मस्त है, लेकिन हड्डियां खोखली हो जाती,
जो लोग भारी भारी वजन लेके वर्कआउट करते हैं, बड़े बड़े मसल बनाते हैं, आपको देख के लगता होगा कि ये कितना फिट है। डेफिनेटली मसल बड़े हैं, स्ट्रांग है। आप जानते हैं वो कितने स्टिफ होते हैं, आप जानते हैं उनको कई बार क्रैम्प्स आते रहते हैं, उनकी लोअर बैक, अधिकांश लोगों की बैक निकल जाती है, अधिकांश लोगों की नी के प्रॉब्लम होते हैं, टेंडन की प्रॉब्लम, लिगामेंट की प्रॉब्लम, पूरा टाइम स्पॉन्डिलाइटिस के बड़ा परेशान रहते हैं लोग। कई लोगों को देखा है जो आसन बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये आसन से होता क्या है, आसन एक है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल है आसन का, लेकिन कितना, अगर सम लिमिट से ज्यादा अगर आसन पे करोगे, लिमिट से ज्यादा अगर बॉडी की अगर स्ट्रेचिंग एबिलिटी बढ़ाओगे तो मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और एक बार मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ गई उसके बाद वो फिर कभी भी कम नहीं होती है। एक जैसे उदाहरण देता हूं, आपने कई जगह पर देखा होगा, हमारे जो टायर्स आते हैं ना, अभी टायर्स में बोल रहा हूं तो बुरा नहीं मानना किसी के पास अगर वो ज्यादा है तो, कमर का जो साइड का पार्ट होता है जहां पे फैट होता है, थोड़े टायर जैसे दिखते हैं, हम लोग उसे हमेशा टायर कहते हैं। तो ये टायर को कम करने के लिए आज से 20-25 साल पहले, अगर आप लोग लगभग अगर मेरी उम्र के आसपास के हैं, आपने देखा होगा कि एक साइड बेंडिंग वाली कसरतें बहुत आती थी कि लोग हाथ पीछे रख के बेंडिंग करते थे, एक हाथ को उठा उठा के बेंडिंग करते थे, डंडे पे ऐसे स्टिक लेके बेंडिंग करते थे, ऐसे बैठ के ट्विस्टिंग करते थे, फिर आगे जाके डंबल लेके वापस बेंडिंग करते थे। और मेंबर भी जिम में आते थे तो एक ही बात करते थे हमसे, मैं भी कुछ इनका शिकार बना हुआ हूं कई बार, कि सर मेरी बॉडी बाकी ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मेरा वेस्ट मुझे कम करना है। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि एक प्रोग्राम रहता है, डिजाइनिंग किया हुआ रहता है कि भाई ये वर्कआउट आपको करना है, लेकिन मेंबर की एक सोच होती थी कि नहीं सर, ये सब तो मेरा ठीक है सर, आप हाथों की एक्सरसाइज क्यों दे रहे हैं सर, आप मुझे पैरों की एक्सरसाइज क्यों दे रहे हैं, मेरी चेस्ट वगैरह सब ठीक है सर, मुझे ये कम नहीं करना है, मुझे केवल वेस्ट कम करना है। और वहां पर ट्रेनर जाके फिर वो बेंडिंग की वर्कआउट कराते रहते थे बार बार, 200 रिपीटेशन, 300 रिपीटेशन, मतलब आधा आधा पौना घंटा केवल वेस्ट के लिए। इसका नुकसान ये होता था, कसरत करते 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 जब तक कैलोरीज बर्न हो रही है, सब कुछ है, तब तक वो टायर, इतने मोटे टायर धीरे धीरे जाके छोटे हो जाते थे, मेंबर खुश, हम ट्रेनर खुश, घर वाले खुश। और जैसे ही 3-4 महीने का कुछ ब्रेक हुआ, अगर कहीं आप बाहर का घूमने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 2 महीने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कसरत करने के लिए हमारे पास बहुत कम बहाने होते हैं, कसरत नहीं करने के लिए हमारे पास ढेरों बहाने हैं कि आज एक्सरसाइज क्यों नहीं करने, सुबह ही बहाना बन जाता है कि नहीं आज तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक स्वभाव, एक नेचर होने के कारण वो जो छोटे टायर हो गए थे, वो दोबारा जब बढ़ते हैं तो वो इतने से इतने मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑब्लिक का पार्ट होता है, वो साइड का जो पार्ट होता है, वो साइड बेंडिंग बार बार करते करते वहां की जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाद में वो इस जीवन में तो कभी भी कम नहीं होती है। तो ऐसी बेंडिंग कर करके अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा आसन करूंगा, बहुत ज्यादा कोणासन और वक्रासन वगैरह बहुत ज्यादा, ताकि मेरा कम हो जाए, तो ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, शरीर बढ़ता है बलून के जैसे, आप जिस आकार में हो, एक आपके आकार का अगर छोटा बलून बना दिया जाएगा, उसमें अगर हवा भरते जाएंगे तो उसी आकार में शरीर बड़ा 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 हो जाता है, और जैसे जैसे जाके उसमें से स्लोली स्लोली हवा निकालने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही धीरे धीरे जाके वेट आपका कम हो जाता है। तो ये शरीर को स्पॉट रिडक्शन जिसको बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मेरा पेट मुझे खाली कम करना है, मुझे सिर्फ वेस्ट कम करना है, मुझे सिर्फ हिप्स कम करने हैं, मेरे सिर्फ अपर आर्म्स कम करने हैं, अगर ऐसी सोच आज भी लेकर अगर आप बैठे हो कसरतों को करके, तो डेफिनेटली वो मसल स्ट्रेंथनिंग जरूर होंगे। आज 200 क्रंचेस आप कर रहे हो, एब्डोमेन के मसल टोन जरूर होंगे। आज कंधे के लेकर कई कसरतें आप कर रहे हो, शोल्डर के मसल स्ट्रेंथनिंग होने, हिप्स के मसल स्ट्रेंथनिंग 108% होने वाला है। लेकिन जहां वेट कम करने की बात आती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तब तक नहीं होने वाला है जब तक आपकी प्लेट आधी नहीं होती। तो मोटा मोटी मुझे एक ही मैसेज देना है आपको कि वजन बढ़ने का कारण ही है खाना। वजन घटाने का सबसे बड़ा जो एक कहूंगा मेडिसिन समझिए उसको, या एक ऐसी चीज जादू, वो भी है खाना। क्योंकि वेट का संबंध किचन से है, वेट का संबंध जिम से नहीं है, वेट का संबंध आसन से नहीं है, वेट का संबंध भागने से नहीं है। भागने को हार्ट को फायदा होगा, लंग्स को फायदा होगा, जिम करने से मसल को फायदा होगा, मसल टिश्यू बढ़ जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो वेट घटाना है आपको, उसके लिए प्रॉपर फूड इंटेक करना पड़ेगा। फिर आता है कि आपको क्या खाना चाहिए। ये तो ठीक है कि भाई समझ में आ गया कि खाना ही सब कुछ। 80% डाइट जिम्मेदार है वेट लॉस, 80% डाइट जिम्मेदार है वेट गेन को, 20% एक्सरसाइज खाली हेल्प करती, और बाकी होती आपकी दिनचर्या। शरीर में
फैट बर्न जो होता है, आपको सुन के ताजुब होगा, आप सोचते होंगे ना मैं 1 घंटा वर्कआउट करता हूं तो अच्छी मेरे फैट बर्न हो गए, मैंने 1 घंटा आसन कर लिया मेरा अच्छा फैट बर्न हो गया। आप जब भी बॉडी की एक्टिविटी को लेकर कोई भी काम करते हो तब फैट बर्न आपका नहीं होता है, तब केवल आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज खर्च होता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जब आपकी कसरत रुक जाती है, आप घर पे आते हो, आप रात को सोते हो खास करके, तो केवल स्लीप में ही, नींद में ही फैट बर्न होता है, उसे कहते हैं आफ्टर बर्न। उसका एक नाम दिया गया कि आपने जो एक्टिविटी की, जो मूवमेंट की, उस टाइम पर जब तक बॉडी चहल पहल मूवमेंट में है तब तक कंटिन्यू ग्लूकोज ही काम करता है एनर्जी देने का। फैट बर्न केवल तब होता है जब आप रेस्ट करते हो, और यही रेस्ट का मतलब है स्लीप। और ये स्लीप का मतलब हवर्स नहीं है, 7 घंटे की नींद जरूरी है, 8 घंटे की नींद जरूरी है, ये अभी बस हो गया, निकल जाइए इससे बाहर, इसका कोई संबंध नहीं है। नींद का समय है आपके सोने के टाइमिंग पे। आज लाखों सालों से जो नेचर ने हमें जो दिया हुआ है, जो एक समय पर हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का आना जो नींद के लिए ज्यादा जरूरी होता है, एक हमारे सेरोटोनिन को नींद आना जो नींद से जगाने के लिए जरूरी होता है, ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो दोनों स्त्राव जो ब्रेन में तैयार होते हैं, ये इनकी जो आने की जगह है वो आपकी आंखें हैं। जब आपकी आंखें समय पे बंद हो जाती है, यानी आपको समय पे नींद आ जाती है, उसके बाद एक्चुअल मात्रा में फैट बर्न आपका शुरू होता है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो जैसे चांद आ जाते हैं, 1-1.5-2 घंटे के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे हमको सबको नींद आती है। सुबह जैसे सूरज उगता है हम अपने आप उड़ जाते हैं। अगर ये नेचर ने हमको सिखाया हुआ है कई सालों से, अगर आप ये फॉलो करते हो तो रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे का टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है फैट बर्न करने का। अब आप कहेंगे उस टाइम पे तो हम कुछ करते ही नहीं है, बोला आप बहुत कुछ करते हो। अगर आप उस टाइम पर सोते हैं 10, सवा 10 बजे तक, मुंबई है मैं समझता हूं नहीं होता है, लेट 11 बजे, अगर 11 से पहले आप सोते हो तो सुबह 4 से 5 के बीच का जो टाइमिंग होता है स्लीप का, एक्चुअल फैट बर्न जो होता है बहुत भारी मात्रा में वो उसी टाइम पर होता है। क्योंकि शरीर रिकवर करने का काम जो करता है, वो एक्सरसाइज की रिकवरी हो या खान पान के कारण शरीर की जो भी नुकसान हो गया, दिन भर के चहल पहल के कारण जो भी आपका नुकसान हो गया है, वो सारा रिकवरी आपके स्लीप में होता है। अगर देखना कभी स्लीप पूरी नहीं हुई, आपकी नींद नहीं हुई, तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप थके हुए रहते हैं। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि कोई सुबह उठ के आके बैठ के बोलता है कि यार बहुत थक गया हूं आज। बोले थका है, 7-8 घंटे की नींद बढ़िया हो गई, नींद के बाद तो आदमी फ्रेश होना चाहिए, थकान किस चीज की? तो थकान इसलिए है क्योंकि रात को अगर 1 बजे सोओगे, रात को अगर 1:30 बजे सोओगे, तो बॉडी को रिकवर करने के लिए 2-3 घंटे ही मिलना है, क्योंकि 4, साढ़े 4 के बाद वो बंद हो जाता है और हमारा जो एक प्राण हमारा होता है शरीर के बाकी ऑर्गन्स में चला जाता है, क्योंकि उसको काफी काम करना पड़ता है। तो जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, ये प्राण हमारे शरीर में हमारे मुख्य रूप से जो 12 ऑर्गन है, वो 12 ऑर्गन में 24 घंटे घूमते रहता है। किडनी का ध्यान रखना है उसको, लीवर का ध्यान रखना है, ब्रेन का ध्यान रखना है। आप क्या समझते हैं आप जो रहते हैं दिन भर जीवित, हम लोग ऐसे जीवित हैं? बिल्कुल नहीं है। ये प्राण है जो हमको जीवित रखता है। तो ये जो एक प्राण शक्ति जो रात के समय पर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास होनी चाहिए, वो अगर वहां पे रखनी है तो आपको सोना होगा समय पर। और अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं 4:30-5 बजे तक, अगर आपकी 6, साढ़े 6 घंटे की भी नींद अगर हो गई, तो समझ लीजिए ब्रेन को 8 घंटे की नींद मिल जाती। आप ये कई बार करके देखिए, रात को 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे अगर आप उठ गए तो आपको लगेगा यार क्या करूं, मैं फ्रेश हूं एकदम, मैं वॉक कर सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, एकदम फ्रेश हूं, मुझे कोई थकान नहीं है। और एक दिन रात को आप 2 बजे सो जाइए और दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे उठना, 12 घंटे की नींद के बाद, उसके बाद भी आपको लगेगा कि शरीर में थकान है, हम गुस्से रहते हैं, बहुत क्रोध आता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि बॉडी की रिकवरी आपकी हुई नहीं है। तो मैं इस आज के लेक्चर के माध्यम से आप सबको विनती करता हूं, हम लोग मुंबई में रहते हैं, आज हम लोग बहुत फास्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत हमारे पास काम है, जितना काम करना है करिए आप, सब काम करने के लिए यहाँ पे पैदा हुए, लेकिन ईश्वर ने जो टाइमिंग दिया है सोने का उठने का, आप उसके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? आज गांव खेड़ों में जाके देखिए, जब लाइट नहीं थी, एक छोटे से चूल्हे पे, छोटे से दिए पे हम लोग रहते थे, घर के बच्चे तक 8, साढ़े 8 बजे सो जाते थे, महिलाएं तक पूरा कामकाज करके 9, साढ़े 9 तक सब लोग सो जाते थे। सुबह जाके 4-5 बजे बोलते थे ना वो मुर्गा आवाज देता है, यहाँ तो खैर कोई मुर्गे वगे है नहीं, लेकिन उठ तो सकते हैं सुबह में, रात को जल्दी सो तो सकते हैं। किसके लिए सोना है? अपने खुद के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपने लीवर के लिए, अपने शरीर के जितने ऑर्गन्स है
मेरे भाइयों, ये ऑर्गन्स में केवल रात को सोने में ही वो खुद को रिकवर करते हैं, बाकी दिन भर में उनको टाइम नहीं मिलता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी सारी एनर्जी मेरी बातों में लगी, मेरे हाथों की हलचल, मेरा ब्रेन कंटिन्यू काम कर रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज कंटिन्यू वर्क हो रहा है, फैट कहां से खर्च होगा? फैट वैसे के वैसे शरीर में आपके पड़े रहेगा। तो फैट बर्न अगर करना चाहते हो तो आगे डाइट का तो मैं उस पर अभी आ ही रहा हूं। सबसे पहले है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अगर लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते हो तो आपकी आगे वाली पीढ़ी भी आप ही को फॉलो करेगी। आज कई घरों में जाता हूं, बच्चे रात को 2-2 3-3 तक सोते नहीं है। अधिकांश घरों की हालात ये, माता पिताओं की आदतें ठीक नहीं है, बच्चों की आदतें, क्योंकि वही देखते देखते बड़े हुए हैं। तो कुछ भी करके सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज करना। रात को 1-8 बजे के आसपास खाना खाना चाहिए, आपको सबको पता है। कोई किसी का वेट नहीं करना है, हम खाना अपने पेट के लिए खाते हैं। 8 बजे खाना अपना हो गया, 1-2 घंटा थोड़ा सा यहाँ वहां टाइम पास कीजिए, घर में जो भी पढ़ना जो भी करना है आपको, और एक 10-10:30 तक जाके आप आराम से सो जाइए। आंख बंद करके सो जाएंगे, नींद आ जाएगी आप। बस खाली करना क्या है, नींद नहीं आती है इसलिए बार बार एक छोटा सा यंत्र होता है ना अपने पास मोबाइल के रूप में, जो बार बार आपको जगाने के लिए काम करता है, उसको थोड़ा अपने से खाली दूर रखना। क्योंकि आज भी ब्रेन को मोबाइल समझ में नहीं आता है, लैपटॉप समझ में नहीं आता है। ब्रेन को उतना ही पता है कि आंखों में जो लाइट आ गई, मतलब ब्रेन सोचता है कि सूरज उग गया। अंधेरा हो गया तो ब्रेन को लगता है कि चांद आ गया। अभी अंधेरा आ गया मतलब उसको सोना है, और लाइट आ गई वहां तो वहां जगना है वहां पर। तो अगर आप किसी भी स्क्रीन को लेकर अगर है बार बार मोबाइल देखना, इसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रात को नहीं आते। अगर कोई आए तो घर के औरों को भी किसी ना किसी को आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। तो इसमें कोई कारण नहीं बना के रात को 10-10:30 तक सोने के लिए जाइए। सुबह 4-5 बजे उठिए और उठ के देखना एक बार दिनचर्या को, आप कुछ दिन के लिए जी के देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये एक बार ये आपको आ गया तो उसके बाद फिर देखना है कि अभी यार ये बॉडी में जो जमा है उसको घटाएंगे कैसे। अभी बॉडी में जमा होता है फैट, तो कैसे होता है पहले सीख लीजिए। कुछ समय पहले मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे कैलोरीज इंटेक बढ़ जाता है आपका, वैसे वैसे धीरे धीरे वेट गेन होता है। दोस्तों, भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि आपने पेट में यहां से कुछ डाल दिया, खा लिया आप, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन वगैरह सब आ जाता है, पचाने का काम होता है। वहां से इंसुलिन आता है, वो इंसुलिन फिर बॉडी में ग्लूकोज में बॉडी को अंदर के सेल तक भेजने का काम करता है, यानी आपका शरीर अच्छा से काम करता है। जब लीवर में एक लेवल तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद उसके पास जगह नहीं है, वो फुल हो गया। उसके बाद वापस कैलोरी इंटेक आपका चालू ही है, बॉडी में ग्लूकोज तो बन ही रहा है कंटिन्यू। अगर बॉडी को एनर्जी के लिए वो नहीं है तो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर हो जाता है, और बाद में उसके एक एक सेल बढ़ना शुरू होते हैं। एक साथ 50 करोड़ सेल नहीं बनते। पहले एक सेल फैट का सेल बनता है, वो सेल की एक लिमिट होती है फुलने, उसमें मन चाहे कैलोरीज भर गई, एक बार वो इतना छोटा सा सेल श्रिंक हुआ है जैसे छोटा बच्चा होता है, और जैसे जैसे उसमें एनर्जी दे जाती है वो बड़ा हो जाता है। एक लेवल का बड़ा होने के बाद में दूसरा सेल बनना शुरू होता है, वो सेल पूरा हो गया, तीसरा सेल बनना होता है। तो ऐसे करते 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 खरबों सेल बॉडी में फैट के तैयार हो जाते हैं। ये 12, 15, 20 किलो वजन की जो मैं बात कर रहा हूं वो कैसे बढ़ता है मैं बता रहा हूं। 2 जगह पे फैट बढ़ता है, सबसे मेन 2 ही जगह पे लेके चलिए। एक होता है जिसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। अभी ये सबक्यूटेनियस फैट्स है क्यों, ईश्वर ने क्यों ऐसा बनाया है शरीर? तो हमारा जो मसल्स होते हैं और मसल के ऊपर स्किन होती है, तो स्किन और मसल के बीच में ईश्वर ने बहुत जगह बना के रखी। वो जगह इसलिए बना के रखी हुई है कि अगर कुछ कारण से भूखमरी जैसा टाइम आ गया, कुछ कारण से ऐसा हुआ कि आपको एक दिन खाना ही खाने को नहीं मिला, कहीं बाहर गए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं भी आफत कुछ भी आ सकती है, तो उस टाइम पर बॉडी को जिंदा रहने के लिए, बॉडी के अपने कामकाज करने के लिए शरीर को एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ने क्या किया हुआ है, एक लेयर यहाँ पे ऐसी कुछ जगह बना के रखी हुई है। अब उसको कितना बड़ा करना है, वो लेयर तो लेयर कितनी बढ़ानी है, ये ईश्वर ने अपने हाथ में, हमारे हाथ में दे दी कि भाई वो चीज तो मैंने कर ली तेरे लिए, क्योंकि कभी भी समय आ सकता है तेरे ऊपर। तो तेरे जीव को, तेरी आत्मा को, तेरे शरीर को कुछ नुकसान नहीं हो, तेरी जान बची रहे। 2 दिन खाने को नहीं मिले तो भी तू जीवित रहेगा। क्या चीज से जीवित रहेगा? तो वहां पर ये जो एनर्जी है फैट के रूप में, यही एनर्जी तुझे जिंदा रखने के लिए काम करेगी। तेरी बॉडी के जो एक तेरा चयापचय है उसके लिए, बॉडी की एक्टिविटी के लिए वो तुझे काम करेगी। इसलिए परमात्मा ने ये सारी चीज हमको बना के दी। अब हमारी गड़बड़ ये हो गई
कि फैट के सेल बढ़ते गए, एक बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, करोड़ों सेल बढ़ते गए, हमने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि खुद को लगा ही नहीं। सबको लग रहा है कि मेरा वेट ज्यादा है, मैं मोटा हो रहा हूं, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा है। अच्छा, मुझे जब लगता है तब कब लगता है? जब घर में 2 महीने में किसी की शादी आ गई, 31 दिसंबर आ गया, कोई फंक्शन आ गया। कई जगह पे तो देखा हुआ है कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में जहां पे कम कपड़े निकाल के घूमते हैं ना लोग, वहां पे कहीं है फैशन ऐसे कि भाई कम, तो वहां पर जाना है, वहां पर कम कपड़े में घूमना है, इसीलिए वजन कम करना, तो वहां जाके वो पराक्रम शुरू हो जाता है कि जल्दी जल्दी घटाने के लिए वगैरह वगैरह। ये सारी चीजों के लिए मतलब गेन होने का जो सिलसिला है वो इतना लंबा समय चलता है कि ध्यान में नहीं आता कि मुझे घटाना भी चाहिए, और घटाने के लिए समय भी निकालते हैं तो ऐसा समय कि 2 महीने में 5 किलो या 2 महीने में 10 किलो, 4 महीने में 15 किलो, ये सब नहीं होता है। तो ये सबक्यूटेनियस फैट्स बढ़ते 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 इतना बढ़ता है कि आदमी गोल्ड मोटर हो जाता है। वो तो खैर शरीर को उतना नुकसान नहीं करता है। जो दूसरा फैट होता है उसे कहते हैं विस्लर फैट। अभी विस्लर फैट है कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक ऊपर ही जो परत है इसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट्स, और उसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मतलब 2 ऑर्गन के बीच में, ऑर्गन का काम अच्छा से चले, 2 ऑर्गन के बीच में एक सफिशिएंट जगह बनाई रखे, इसलिए ईश्वर ने हर ऑर्गन के बाजू में एक लेयर बनाई है फैट कि ऑर्गन अपना काम अच्छा से करते रहे। ऑर्गन को अगर कभी कुछ एनर्जी लगी, क्या लगे, तो वहां से ले वगैरह वगैरह, ईश्वर ने एक शरीर बनाया हुआ है। तो खान पान के कारण बार बार अनेक सेल फैट के बड़े पैदा करने के कारण वो इतने मोटे ज्यादा हो जाते हैं कि आपका जो विस्लर फैट भी है वो भी बहुत बढ़ने लग जाता है। और एक बार विस्लर फैट बढ़ने लग गया तो ये विस्लर फैट ही है जो आपको डायबिटीज देता है, जो आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम कराता है, जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम कराता है। वही फैट है जो अंदर की सारी नसों में जमना शुरू हो जाता है। शरीर उस फैट को लेकर कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि शरीर धीरे धीरे जाके बीमारी की खाई में चला जाता है। ये 1 महीने में नहीं होता है, ये 1 साल में नहीं होता है, ये 2 साल में नहीं होता है, ये कई सालों में होता है। लेकिन एक बार अगर ये हो गया और उसके बाद जाके फिर हम कोशिश करते हैं कम करने की, तब जाके मालूम पड़ता है कि यार बढ़ना इतना इजी हो गया, कम करने में इतनी दिक्कत क्यों आती है। अब कम करने का जब भी आप प्रयास करते हो, पता है आपको क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि चलो आप किसी मेरे पास डाइट के लिए आ गए, मैंने आपको 2 महीने का डाइट बढ़िया से लिख के दे दिया, क्या खाना है मैं बता रहा हूं आपको थोड़े समय के बाद। पहले आप ये सारी चीजें, ये साइंस अगर समझ में नहीं आया, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर चीज को एक्सप्लेन करूं। तो जैसे जैसे खाना आपने कट डाउन कर दिया, शरीर क्या करता है कि बॉडी को पर्याप्त मात्रा में जब खाना खुराक नहीं मिलेगा तो शरीर क्या करता है कि अपने अंदर जो रुका हुआ है, जो स्टोर है, वो यूज करना शुरू करता है। हम देखिए ना, जैसे हमारे पास कुछ पैसे अपने पर्स में होते हैं, थोड़े पैसे अपने कबर्ड में होते हैं, और बाकी के पैसे हम लोग अपने बैग में रखते हैं। अब सबसे पहले अगर कबर्ड के अंदर के पैसे खर्च करने हैं तो पर्स के पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। एक बार पर्स के पैसे खर्च हो गए, फिर कबर्ड के पैसे खर्च हो जाएंगे, कबर्ड में के अंदर जो पैसे खर्च होने के बाद फिर बैंक के पैसे खर्च हो जाएंगे। अभी यहाँ पैसों को हम कैलोरीज काउंट करके चलेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका बिना मतलब का पैसा कहीं खर्च हो, आप एक कैलोरीज को लेके चलिए। तो सबसे पहला होता है कि जो सबक्यूटेनियस फैट है, जो अभी अभी नया नया बना हुआ, वो फैट सबसे जल्दी कम होना शुरू होता है। आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी डाइट शुरू करने के बाद में 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट तुरंत चला जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ बॉडी से पानी थोड़ा चला गया वगैरह वगैरह, थोड़ा फैट गया। तो वो कौन सा फैट गया? जो नया नया बना था, जो कल परसों तक मैं एक्स्ट्रा खा रहा था, तो रोज रोज जाके फैट के टिश्यू तो बनी रहे ना नए नए। तो जो नए नए फैट टिश्यू है वो पहले बनना शुरू हो जाते हैं। 1 डेढ़ 2 महीने में 3-4 किलो वेट बहुत अच्छे से कम हो जाता है। अचानक किसी की शादी आ जाती है। अब शादी में इतने व्यस्त होते हैं कि इतनी अच्छी रूटीन थी, डाइट भी प्रॉपरली फॉलो किया था, दत्ता सर ने डाइट लिख के दिया तो वो भी प्रॉपरली फॉलो किया। सर ने बोला था रोज 1 घंटा वॉक करना है, वो भी कर लिया। सब करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद कैलोरीज खर्च भी हो रही है, वहां से इंटेक भी आपने कम कर लिया। क्योंकि वजन जब घटाने की बात आती है तो 2 चीजें ही काम करती है। एक है कि अपनी थाली से रोज 500 कैलोरीज का खाना कट डाउन करो, ये हो गया कैलोरीज कट डाउन। और दूसरा होता है कि जो शरीर में रुका है उसमें से 250 कैलोरीज खर्च करो। मतलब मोटा मोटी 750 कैलोरीज का फंडा। आसान सिंपल बोल रहा हूं। 500 कैलोरीज कम करने से, खाने में से आप बीमार नहीं पड़ने वाले हो, आप वीक नहीं होने वाले हो, आपको चक्कर वगैरह कुछ नहीं आना है। आप जानते नहीं हो, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। हम जंगल में लकड़े कटने के लिए नहीं जाते हैं, हम हिरन के पीछे भागते नहीं शिकार करने के लिए, दाना पानी चुनने के लिए हमको जंगल नहीं घूमना पड़ता है। हम घर से नीचे उतरते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं,
गाड़ी से उतरते हैं तो ऑफिस में बैठते हैं। यहाँ एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ नहीं है। 1200 कैलोरीज का खाना पेट में जाएगा तो भी आप बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन खाना जो है कि 250-300 3000 कैलोरीज का जा रहा है, पता ही नहीं आप। तो कहीं ना कहीं रोज का 500 कैलोरीज खाना कट डाउन करो थाली में से, और बॉडी में जो रुका है उसको बर्नआउट करो। कितना बर्नआउट करना है? सिर्फ 250। उससे ज्यादा बर्नआउट करने की कोशिश करोगे तो मसल लॉस हो सकता है। तो मसल लॉस होने नहीं देना है आपको, है ना, क्योंकि जब वजन चेक करते हैं तो आपका पूरा वेट दिखता है आपको, तो आपको क्या पता इसमें फैट कितना गया है, मसल कितना गया है, पानी कितना गया, क्योंकि पूरे शरीर का वजन है। तो एक मोटा मोटी कहीं मैं बातें बता रहा हूं कि जहां 500 कैलोरीज रोज खर्च कर ली, 250 कैलोरीज शरीर से खर्च हो गई, 750 कैलोरीज हो गई। अब 750 कैलोरीज रोज अगर खर्च हो रही है, अगर 10-12 किलो में 7000 कैलोरीज आपकी वैसे ही खर्च हो गई, तो 1 किलो तो वजन आपका वैसे भी कम होना है। तो अगर 10 दिन में 1 किलो वजन कम होता है तो महीने में 3 किलो वजन कम हो गया है। अब जैसे ही 3 किलो कम होता है, सब तारीफें करना शुरू करते हैं कि दत्ता सर एकदम ये हो गया, क्योंकि जो बड़ा है अभी भी वो तो कम होगा ही ना। और कहीं ना कहीं शादी कुछ ना कुछ आ जाती है, वहां जाके 2 दिन में हम लोग इतना सारा खा लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए बैठ गया तो स्टार्टर से शुरुआत होती है। अब स्टार्टर में क्या मिलता है आपको पता है? स्टार्टर में ककड़ी तो बैठ के आदमी नहीं खाता है ना, ध्यान वहां जाते रहता है, जहां ध्यान जाएगा मुंह में पानी छूटता है, क्योंकि सब खवाई है। मैं तो खाने का दीवाना हूं, मुझे लगता है सब लोग मेरे जैसे ही हों। तो एक बार खाने के लिए वहां बैठ गए तो समझ में नहीं आता कितना खाया, और बिल्कुल महीने भर में जो किया था आपने वो 8 दिन के अंदर मामला खत्म हो जाता है। फिर मालूम पड़ता है कि यार 3 किलो कम हो गया था, 2 किलो वापस बढ़ गया। फिर अगर इतनी मेहनत करके 3 किलो कम कर लिया और इतने आसानी से 2 किलो वापस बढ़ गया, तो फिर करके फायदा क्या है? कई दिमाग ऐसे भी है, अच्छा बढ़ाया आप ही ने है ना, कम भी तो आप ही करना चाहते हो, तो चलो आज ये काम करते हैं बढ़िया से, कल से काम करते हैं। आज का दिन आज खा लीजिए आप जो खाना है आप। एक सिंपल डाइट का फंडा मैं आपको बोलता हूं, कुछ खर्चा नहीं करना है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, सिर्फ करना क्या है आपको, शुगर जो है हमारी सबसे गंदी चीज अगर खाने में कुछ है वो 3 चीजें हैं। एक है हमारी शुगर, दूसरी है चपाती, तीसरा है चावल। अभी आप कहेंगे कि चपाती चावल फिर खाएंगे क्या? तो ये खाना है आपको, शुगर को आप थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हटा दीजिए, क्योंकि सिंपल कार्ब है, बहुत जल्दी ग्लूकोज तैयार होता है, बॉडी को हर बार जरूरत उसकी पड़ती नहीं है, और शुगर बड़े आराम से इजीली हमको मिल जाती है। दिन में 1 चाय पी रहे हो, पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाय भी, मिठाई भी, ये भी वो भी, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा उसको कम करना है आपको। ब्रेकफास्ट आपको जरूर करना है। ये अभी मैंने शुगर की बात की, मैं चपाती की बात कर रहा हूं, मैं चावल की बात कर रहा हूं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे खाने में, हिंदुस्तान के खाने में अधिकांश मात्रा में हम कुछ लेते हैं तो या तो चपाती लेते हैं या चावल लेते हैं या दोनों चीजें लेते हैं। सब्जी हमारे पास थोड़ी सी होती, दाल हमारे पास 1 कटोरी में होती है। यानी बॉडी के लिए जो सबसे अच्छा है वो इतना सा है, और बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो इतना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कम करना है। अभी कितना कम करना है? दिन भर में अगर हम देखें, अगर हम एक 100 कैलोरीज पकड़ते कि बॉडी को 100 कैलोरीज की जरूरत है, तो उसमें से 60 कैलोरीज आपको लेनी है कार्बोहाइड्रेट से, 20 कैलोरीज लेनी है आपको फैट से, और 20 कैलोरीज लेनी है आपको प्रोटीन से। अभी देखना, ध्यान रखना, 60 मतलब 20% फैट के लिए दिया हुआ, 20% खाली प्रोटीन को ले दिया हुआ है, और 60% दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्योंकि शरीर जो काम करता है ना पूरा, ये काम ग्लूकोज पे ही करता है। बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आज अगर मसल टिश्यू भी हम लोग बना रहे हैं, हम जिम में जाते हैं, बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अंडे खाते हैं, जो भी आप खाओ, वो खाने के बाद उसको पचाना, उसको बॉडी के हर सेल तक ले जाने के लिए एनर्जी लगती है ना, वो सारी की सारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कितना? अगर एक चपाती में 125 कैलोरीज या 120 कैलोरीज, 2 चपाती में हो गई 240 कैलोरीज, सुबह 2 चपाती खाई, शाम को 2 चपाती खाई, एक 800 कैलोरीज यहीं पे हो गई। इतना इतना आपने चावल ले लिया, तो घुमा फिरा के 1500, 1600, 1700 कैलोरीज तो ऐसे यूं चली जाती है पेट में। तो अब उसको कट डाउन करना है आपको। सुबह में उठिए, जो भी बादाम है, अखरोट है, जो भी आप खाते हो, क्योंकि ब्रेन को फैटी एसिड्स की बहुत जरूरत होती है, वो भी अच्छे वाले फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 वगैरह, तो वो आप ले लीजिए। सुबह चाय पीने की आदत है, चाय की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना। मैं आपकी आदतें चेंज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बोलने से कोई यहां कम करना नहीं है। हमारे सबकी एक अपनी लाइफ स्टाइल होती है। कल मुझे भी कोई बोले चाय छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इतना चाय पीता हूं, मैं ज्यादा नहीं पीता। कुछ नाश्ता घर में कर लीजिए। अभी नाश्ते में जनरली होता क्या है? मोटा मोटी उपमा होता है, पोहा होता है, इडली होती है, कई पदार्थ हो।
हम लोग सब लोग जो नाश्ता करते हैं ना, ये मोटा मोटी 90% नाश्ता हम लोग केवल कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, और ये सारे पदार्थ बनाने में फैट्स को खर्च होता है। यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है 3 मुख्य प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, उसमें से कार्ब और फैट्स ये हमको काफी भारी मात्रा में मिलते हैं। हमको प्रोटीन ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग खाते नहीं। अभी ध्यान से सुनना, आपने अगर इतना कार्बोहाइड्रेट खाया तो उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए आपने जितना खाया उसमें से केवल 5% कैलोरीज खर्च होती है उसको पचाने की। और जो प्रोटीन होता है, आप वो जब खाते हो तो प्रोटीन आपने जितना भी खाया हो, वो प्रोटीन में से 30% कैलोरीज खर्च होती है केवल उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्लो रहता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। अभी बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत है ही नहीं है आपको। सुबह उठे हैं, यहां बैठने वाले हो, फिर जाके ऑफिस में बैठने वाले हो, तो वहां पर ढेर सारी ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है आपको। एक लाइन हमेशा मैंने कई लोगों की मुझसे सुनी थी कि नाश्ता ऐसे करो जैसे राजे महाराजे करते हैं, दोपहर का खाना ऐसे खाओ जैसे गरीब लोग जो मध्यम वर्गीय खाते हैं, और रात का ऐसे खाओ जैसे भिखारी खाता है, वगैरह वगैरह। तो सुबह का नाश्ता राजे महाराजे जैसा करने के लिए, क्या हम राजे महाराजे हैं? नहीं है ना। क्या हमारी दिनचर्या वैसी है? क्या घोड़े पे बैठ के हमको दिन भर रपेट करनी पड़ती है? जो राइडिंग करते हैं उनको पता होगा क्या हालत होती है बॉडी की वहां। अगर ऐसा है तो प्लीज नाश्ता राजे महाराजे जैसे करना। लेकिन घर से नाश्ता करके नीचे उतर के गाड़ी में बैठ के अगर ऑफिस जाके बैठने वाले हो एसी कैबिन में, तो आपको राजे महाराजे जैसा नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। अगर उपमा है, पोहा है, इडली है, इतना सा लेना है आपको, और उसके साथ में चना है, मोठ है, मूंग है, अंडे अगर आप खाने वाले हो तो वो है, पनीर है, दही है। तो एक प्रोटीन और एक कार्ब, ये 2 चीजें साथ हो। अब प्रोटीन नॉर्मली बन गया, कार्ब बनने के लिए उसमें फैट और कार्ब दोनों आ गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरा जो एक मील जिसको हम लोग बोलते हैं, या ब्रेकफास्ट, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, जिसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, प्रोटीन भी, लेकिन ध्यान रहे इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, कार्ब की मात्रा कम हो। कार्ब लेने जरूर है, छोड़ने नहीं है, क्योंकि जो भी खाओगे उसको पचाने के लिए वापस कार्बोहाइड्रेट ही काम करेगा। बिना कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन काम नहीं कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जरूरी है। रिक्वायरमेंट कितनी है? कम से कम तो ब्रेकफास्ट कितना होगा आपका? 200 कैलोरीज का, या 300-500 करने की जरूरत नहीं है आपको। कट डाउन करना है ना हमको, वजन को घटाना है, नीचे लाना है, तो उतना खा के गए। प्रोटीन का फायदा सबसे बड़ा क्या होता है? जल्दी भूख नहीं लगती है वापस आके। फिर 1, 2, 3, 2.5 घंटे हो गए ऑफिस में आप बैठे हो, 11, 11:30 बजे बढ़िया से जो फ्रूट पसंद है आपको, वो केला हो सकता है, पपीता हो सकता है, संतरा, मौसमी, जो पसंद है आपको, एक फल खाना है आपको किसी भी सूरत में, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स केवल वेजिटेबल्स में और फलों में ही होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में उतने पाए नहीं जाते हैं जिसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट्स। तो दिन में कम से कम 2 फल आपको लेने हैं। मैं डाइट बताने के लिए मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से लेकर और कई चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं वही बातें बताऊंगा, वही बातें यहां पे करूंगा जो हम लोग एक साधारण लाइफ स्टाइल में कहीं भी जाएंगे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आप शादी में गए, गांव गए, किसी और के पास रुके हैं, सबके जगह पे नाश्ता बनता है, खाना सबके जगह पे जो बनता है, वो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एक 10:30, 11 बजे के दरमियान एक आध फल खा लीजिए। खाना खाने का जब समय दोपहर में आता है तो वहां पर अगर आपकी 3 रोटी की भूख है तो वहां पर 1 से 1.5 रोटी कर लीजिए। घबराइए मत, नहीं थकान आएगी, आप कुछ नहीं होगा, करके देखिए आप। 1 से 1.5 चपाती आपने खा ली, 1 सब्जी जरूर लेना, 1 दाल लेना। थाली में 3 से ज्यादा पदार्थ आपके नहीं हो अगर आप ऑफिस में हो। अगर आप घर में हैं तो घर में थोड़ा खाया वैसे ज्यादा जाता है, तो 1 डिश अगर थाली लेते हैं, आधा थाली भर के बढ़िया से सलाद बना दीजिए, जिसमें टमाटर हो, ककड़ी हो, बीटरूट हो, जो भी हम लोग कच्चा खाते हैं, रॉ। उसके बाद जो बचेगा आधा प्लेट, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वो स्प्राउट्स के रूप में हो सकती है, पनीर के रूप में हो सकती है, अंडे के रूप में, जो भी हो, 1 प्रोटीन और 1 कोई भी सब्जी वहां हो, पत्ते वाली सब्जी। 1 रोटी, 1 से 2 कटोरी दाल और 1 वेजिटेबल, इतना खाना आपके लिए पर्याप्त। दही खाना चाहते हो, खाना खाने की 1 घंटे के बाद दही खाना। दूध और दही कभी भी खाने के साथ मिक्स नहीं करना है, थोड़ा इतना आपको थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि दही नहीं खाना है, दही बहुत अच्छा होता है, खाने के घंटे भर के बाद खाए दही, थोड़ा 1 आध कटोरी छोटी सी आप लेके खा सकते हैं। एक बार ये फूड इंटेक आपका हो गया, शाम को 4-5 बजे फिर भूख लगती है, उस टाइम पे आप नारियल पानी पी सकते हो, उस टाइम पे आप छाछ पी सकते हो। अगर आपको चाय की इच्छा है
तो बिना शक्कर वाली चाय हर्बल टी के रूप में पीजिए, ब्लैक टी के रूप में, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए थोड़ा फुलफिल होने के लिए पेट। उतना आपने कर लिया, शाम को 6 साढ़े 6 बजे फिर भूख लगती है। अब ये टाइमिंग जो होता है सबसे गंदा टाइम होता है, 6 साढ़े 6 बजे वाला। अगर आपने उस टाइमिंग को थोड़ा पकड़ लिया, अब सोचेंगे उस टाइम में क्या खाया, तो वापस एक बार फल खाइए, कोई नुकसान नहीं। जो सुबह में एक फल खाया, शाम को दूसरा फल खाना है ना। उतना करने के बाद रात को फिर खाने के लिए आना है, और वही खाना खाएंगे आप जो दोपहर में आपने खाया। तो चावल को थोड़े समय के लिए बाजू में रखते हैं, क्योंकि चपाती थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल थोड़ा सिंपल कार्ब में आ जाता है। कई बार मैं व्हाइट राइस की बात कर रहा हूं जो हम लोग सब खाते हैं। अगर यहाँ पे ब्राउन राइस वगैरह हो तो अलग बात हो गई, वो थोड़ा डाइजेशन में टाइम लगा देगा। लेकिन ये राइस, व्हाइट राइस हमारा है, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तुरंत डाइजेस्ट होगा तो तुरंत ग्लूकोज बनेगा, तुरंत ग्लूकोज बनेगा तो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वापस वही है कि फैट के लेयर आगे बढ़ने हैं आप। तो मोटा मोटी ये अगर आप करते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्लेट में से खाना कम से कम करना है। अभी ये खाना कट डाउन आपने कर लिया, इसका सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या होगा आपको? हमारे पेट के अंदर जो स्टमक नाम की बैग है ना, थैली है, वो थैली आप बहुत बड़ी भी कर सकते हो, आप उसको श्रिंक कर सकते हो। बेरियास्टिक सर्जरी नाम सुना होगा। जब भी बेरियास्टिक सर्जरी का नाम आता है, मुफी लकड़ावाला साहब का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से काफी इस पे काम किया। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उनकी पत्नी को ही मैं एक्सरसाइज सिखाता था, जिनका नाम था अदिति गोवित्रिकर। तो ये बेरियास्टिक सर्जरी में करते क्या है ये लोग, पता है आपको? स्टमक को बांध के छोटा करते हैं। मतलब 100 किलो का आदमी है, वो स्टमक को बांधने के बाद वो आदमी आधी रोटी, पौना रोटी भी नहीं खा सकता है। इतना सा खाएगा तो उतना ही खा के बैठ जाता है, उससे ज्यादा खाएगा तो उसको वोमिटिंग जैसे फील हो सकता है। तो अगर ये वोमिटिंग जैसे फील हो रहा है, मतलब स्टमक के अंदर जगह नहीं है, तो क्यों ना उसको हम लोग कम से कम करें। तो नेचुरली स्टमक को अगर आप श्रिंक करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, खाने की क्वांटिटी को कम करना। अब कितनी कम करनी है, जैसे मैंने बताया आपको कि सैलाड इतना सारा पेट में चला गया आपके, एक रोटी आपने खा ली, केवल एक रोटी, 1 से 1.5 रोटी। 2 दिन 3 दिन थोड़ी तकलीफ होगी आपको, ऐसे लगेगा यार थोड़ा फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत है ना पेट भर के खाने की। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद स्टमक धीरे धीरे आपका श्रिंक होने लग जाता है। एक 7, 8, 10 दिन के बाद में आप उसी खाने पर उतनी ही एनर्जी आपके अंदर रहती है। आपका जाना, घूमना फिरना, आपको बिल्कुल वीकनेस नहीं लगता, बिल्कुल कमजोर नहीं लगता। एक बात बहुत अच्छी हो जाती है कि शरीर हल्का लगने लग जाता है। आप करके देखना इसको। आज कहीं भी शरीर में फैटी, दुनिया भर के आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जाके कम होते हैं, क्योंकि आपने इंटेक इतना कम कर दिया। इंटेक कितना लेके आ गए आप? 1200-1300 कैलोरीज पर। उससे ज्यादा कैलोरीज कम नहीं करनी है। 1200-1300 कैलोरीज में शरीर बहुत बढ़िया काम करेगा आपका। और एक बार एक जगह पर इसको शुरू कर देना, और दूसरी जगह पर रोज आपको कुछ कैलोरीज खर्च करनी है। कितनी कैलोरीज खर्च करनी है आपको? केवल 250 कैलोरीज। अब 250 कैलोरीज खर्च करनी है। आप सुबह चले जाइए, शाम को चले जाइए। आप भले वॉक करना, आप जिम में जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, जो करना है आपको। फिटनेस टॉपिक आज का नहीं है, तो मैं फिटनेस के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा कि क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि कैलोरीज पेट में कम है। आज ज्यादा बॉडी में एनर्जी आपकी नहीं है। ऐसे टाइम पर अगर आप ज्यादा कैलोरीज खर्च करोगे तो वजन तो कम होगा आपका, लेकिन इस वजन को कम होने में आपके बॉडी से मसल बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे चले जाएंगे। अगर ज्यादा मात्रा में अगर मसल नीचे चले गए, ज्यादा मात्रा में अगर मसल लॉस हो गया, तब जाके जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक बार नी पेन शुरू हो जाएगा, एक बार लोअर बैक पेन शुरू हो जाएगा, कंधे के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, सर्वाइकल के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। इसीलिए ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है आपको, जब तक आप प्रॉपर डाइट पर चल रहे हो। आज अगर आपको लगता है कि नहीं यार 1200 कैलोरीज मेरे से नहीं होगा, खाने का बहुत शौक है, मन नहीं बनता है, 1500 कैलोरीज खाऊंगा मैं। अगर आप 1500 कैलोरीज लेते हैं तो आपको दिन में 2 बार जाना पड़ेगा वॉक को। एक बार में ही 1.5 से 2 घंटा वॉक नहीं करके सुबह एक 45 मिनट का वॉक और शाम को एक 45 मिनट का वॉक आपको करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं एक टाइम पर मैं वॉक करता हूं, एक टाइम पर मैं जिम में जाता हूं, तो वहां जाके जिम में जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने में कैलोरीज को देखना ही नहीं है, आपको बस बॉडी की एक्टिविटी करनी है। क्योंकि मूवमेंट चलना चाहिए ना पूरा, अच्छा फिटनेस है आपका, आपका मसल टोनिंग होना चाहिए, आपका कार्डियक एंडोरेंस अच्छा से बढ़ना चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो एक्टिविटी तो करनी है आपको। तो दिन में 2 बार, यानी अगर देखेंगे हफ्ते में 12 सेशन होंगे आपके एक्सरसाइज के। अगर खाना ज्यादा नीचे आपका नहीं आता है, वो भी ऐसी एक्सरसाइज जो अग्रेसिव नहीं हो, बड़े आराम से, और आप लंबे समय के लिए कर सको। आज 2 दिन के लिए जाना है तो आप बोलेंगे ना मैं जिम भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, शायद चौथे दिन पे आप छोड़ देंगे। उससे अच्छा है कि ऐसी चीज करना कि जो केवल आप लंबे समय के लिए कर सकते हो। तो 1400-1500 कैलोरीज का खाना पेट में जा रहा है,
आपको लगता है नहीं कि यार मेरे से नहीं होगा, तो 2 टाइम का एक्सरसाइज शुरू कर देना, 2 टाइम की वर्कआउट शुरू में शुरू कर दीजिए। थोड़े समय के बाद 12 सेशन के 9 सेशन, 9 सेशन के 6 सेशन, और 6 सेशन के वापस 3 सेशन पे आ जाइए, जिसको हम लोग मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। दोस्तों, इस वे से अगर आप चलोगे तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। खाली मैंने कहा शुगर इंटेक कम करो, मिठाई कम करो, और बाहर जो मार्केट में जो पदार्थ मिलते हैं, जो सारा तेल में तले हुए, जिसको हम लोग फ्राइड बोलते हैं, बस अगर उसको बंद करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं बंद नहीं कर सकता हूं सर, एकदम थोड़ा मारवाड़ी घर का हूँ, गुजराती घर का हूँ, थोड़ा तो हफ्ते में एक आध बार उसको चख सकते हैं आप। आज मेरे घर पे भी बढ़िया सी भजिया वगैरह बनते हैं, समझ लीजिए मैं चाहूं तो 2 बड़ी बड़ी डिश भर के खा सकता हूँ, लेकिन टेस्ट लेना है ना हमको स्वाद के लिए खाना है, पेट भरने के लिए थोड़ी ना खाना है। तो 1 आध 2 भजिए खाओगे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन 2 के जगह पे 10 भजिए खाओगे तो नुकसान, क्योंकि तेल है ही। 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, यानी कुछ भी खाओगे पेट में जाएगा, बॉडी में रखने के लिए बाकी कोई सिस्टम नहीं है। कुछ भी खाओगे केवल फैट में ही स्टोर होने वाला है, आपका फैट ही केवल बढ़ने वाला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि खाने को अगर आपने कट डाउन कर लिया, देखना मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई चीज नहीं छोड़नी आप। मैंने फ्राइड भी मैंने कम करने के लिए कहा, छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात थोड़े समय के लिए, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ना कि पागलपन हो जाएगा। एक होता है ना, मिठाई मैंने छोड़ दी तो आदमी फिर क्रेविंग, फिर आदमी ना गुस्से में हो जाता है, वो गुस्सा अलग अलग वे से निकलता है बाहर। तो क्यों इतना करना है, क्वांटिटी कम कर देते हैं ना। अगर वेट संबंध ही है क्वांटिटी का, तो क्योंकि हमारा हिंदुस्तान के लोगों का खान पान वैसे अच्छा है, घर का खाना है तो बहुत अच्छा है, बाहर की बात मैं नहीं करूंगा। तो जितना हो सके क्वांटिटी को कम करना, 1000-1200 कैलोरीज पे आइए, सब खाइए, नाश्ता करिए, चपाती लीजिए, अगर लगा क्या चावल खाना है चपाती को निकाल दीजिए, सिर्फ चावल रखिए, दाल चावल एक सब्जी रखिए, 3 पदार्थ के ऊपर एक भी पदार्थ आपके थाली में नहीं। जैसे आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घरों में हम लोग खाते थे। 56 भोग नहीं खाना है, वो बस भगवान को भोग लगा दीजिए आप बस, और मेहमान जो आते हैं आप उनको भोग लगा दीजिए, आपको नहीं खाना है। क्योंकि यही 56 भोग खा खा के आज हमारे हालत ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा हो गए हैं, बीमार है। ये इससे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जिनका वजन ज्यादा होता है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आगे का जीवन काटने पे बहुत दिक्कत आती, क्योंकि हड्डियां आपकी जो 18-19 साल में पूरी जब ग्रो हो जाती है, 25 साल तक, 30 साल के बाद आपका शरीर कैटाबॉलिज्म फेज में चला जाता है। बॉडी के कुछ सिस्टम होते हैं ना, एनाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो 30 साल के बाद मोटा मोटी सबका बॉडी कैटाबॉलिज्म फेज में चला जाता है, यानी बॉडी केवल खर्च होती है, एनाबॉलिज्म फेज थोड़ा कम होता है, नए टिश्यू बॉडी में उतने बनते नहीं है। तब ऐसी अवस्था में अगर ऑलरेडी वेट आपका ज्यादा है, तो मुझे बताइए, ये टांगे आपका पूरा वजन लेके चलती है ना, आपके एंकल, आपके नी, आपका लोअर बैक, ये पूरी तरह से धीरे धीरे जाके खत्म होने लग जाता है, इनमें दर्द शुरू हो जाता है। और 55-60 साल की उम्र हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी सही मायने में एक लाइफ जीना शुरू करता है 55 से 60 साल की उम्र में, वो साल तक आते आते दोस्तों हम लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तन की बात कर रहा हूँ। शरीर से हम इतने थक जाते हैं, और बुढ़ापा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वेट ज्यादा होना अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। तो क्यों ना उसको आज से ही हम कम करें, बस खाली कोशिश करनी है आप। अच्छा, कोशिश करनी है, 2 महीने के लिए नहीं करनी है, 1 महीने के लिए नहीं करनी है। ऐसे कहीं नहीं जाना कि ये नेचर केयर सेंटर चला गया, वहां पे 15 दिन गया, 10 किलो लंघन किया, फास्टिंग किया, 10 दिन कम करके आ गया। यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने शुरू कर दी, 16 घंटे का फास्टिंग किया 4 महीने में। ये नॉर्मल डाइट जो अभी मैं बता रहा हूं, वो और इंटरमीडिएट फास्टिंग की रिजल्ट सेम। मैं तो इंटरमीडिएट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उसके ढेर सारे आगे नुकसान भी है, फायदा एक ही है कि वजन कम होगा, वो तो नॉर्मल डाइट से भी कम होने वाला है। तो उतना भूखमरी क्यों करूं, 16 घंटा खाने के लिए तड़पते रहूंगा, अंदर से गुस्सा आ जाएगा, बॉडी में एसिडिटी इतनी सारी हो जाती है, समय पे खाना अगर नहीं मिलेगा तो क्यों चला जाओ। 16 घंटे का फास्टिंग करने के बाद केवल 8 घंटे मिले खाना खाने के लिए, अब उसे 8 घंटे में कितनी कैलोरी डालूंगा पेट में। फिर आयुर्वेद का हमारा नियम है, पेट के 4 हिस्से करो, है ना, आधा हिस्सा खाने के लिए, आधा हिस्सा पानी का, पाव हिस्सा हवा के लिए वगैरह। कहाँ गया वो सारा नियम, तो इसमें नहीं जाना है आपको। बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना, बहुत सारी दिक्कतें आती है आगे जाके। तो क्यों ना खा पी के वजन घटाए, जो घर का खाना है अपना, बस खाली क्वांटिटी कम कर देना। खाने में आपके फल दिन में कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार सब्जी घर में होगी, जो पत्ते की सब्जी है, और रॉ वेजिटेबल, ये 3 पदार्थ ही मुख्य रूप से आपका खाना रहेगा, और बाकी का बचा हुआ रहेगा पेट भरने की। बस एक समाधान होता है ना, जैसे एक माँ कैसे होती है कि बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बढ़ेगा कैसे, वैसे हमारा आपका सबका रोटी नहीं खाएगी ताकत कहां से आएगी। अरे ताकत है, बहुत ताकत है बॉडी में, ताकत ही ताकत हो गई। अब उस ताकत को कहीं ना कहीं खर्च करना है।
अब वो ताकत ही क्या काम की जो इस्तेमाल भी नहीं हो, है ना? तो इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज करके और कट डाउन करेंगे खाने से। तो आज ये एक चीज मुझे आपको यहाँ से बतानी थी। पूरा खेल डाइट का है। डाइट का मतलब भूखमरी नहीं है, डाइट का मतलब छोड़ना नहीं है। बीच में जब भी कभी भूख लगे आपको कि कुछ खाने का है, फ्रिज को ढूंढना नहीं, ठंडे पदार्थ खाना नहीं, गर्म चाय बना के पीजिए, ब्लैक टी, हर्बल टी, कुछ नहीं है गर्म पानी पी लीजिए। देखना 1-1.5 घंटा आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। सूप बना के पीजिए अलग अलग, है ना, जिसमें कम से कम कैलोरी जाती है पेट में। कैलोरीज पेट में डालोगे तो फैट बढ़ेगा, कैलोरीज पेट में नहीं डालोगे तो बॉडी में फैट है वो खर्च होगा। हमारा बॉडी में, आपने पैंक्रियास शब्द तो सुना होगा, जब भी अभी आजकल तो हर घर में डायबिटीज है, पैंक्रियास सबको पता है। ये पैंक्रियास में से 2 स्राव निकलते हैं। एक होता है इंसुलिन, जो ग्लूकोज को बॉडी में जाने के लिए अलाउ करता है, हर सेल तक जाने के लिए अलाउ करता है। अब बॉडी को उतने ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो जाके तो वो स्टोर होकर बैठने वाला है। और एक दूसरा होता है, उसे कहते हैं ग्लूकागॉन। देखिए, एक ही मां के 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों विपरीत हैं। जब एक काम करता है, दूसरा चुपचाप बैठता है। जब एक का काम बंद होता है, दूसरे का काम शुरू होता है। जब तक इंसुलिन काम करेगा, ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा। तो इंसुलिन का काम अगर कम करना है, इंसुलिन को कम से कम काम देने का है, तो फूड इंटेक को कम कर दीजिए। एक बार फूड इंटेक कम हो गया, अब बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है ना कैलोरीज की, तो फिर कैलोरीज मिलेगी कहां से? तो जो बॉडी में स्टोर है आपके, वो स्टोर जो भी टॉक्सिन के रूप में है, वो कीटोन बॉडीज के रूप में है, जो भी है, बॉडी उससे एनर्जी देने का काम करती है। इसलिए वेट लॉस में ग्लूकागॉन नाम के स्राव का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह सब जितना भी आप सुनते हो ना, सब पूरा खेल ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन को काम दीजिए आपको, बस अब उसको काम देना है तो इंसुलिन का काम कम करना पड़ेगा। इंसुलिन का काम करना है तो शुगर वाली जो चीजें हैं, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, चावल हो गया, आपका जो सिंपल कार्ब खास करके, उसको जितना हो सके उतना नीचे नीचे लाने की कोशिश आप करिए। ग्लूकागॉन को काम पे लगा दीजिए। जैसे जैसे काम करेगा आप देखेंगे। और वेट लॉस को टाइम देना, आप ये सोचिए कि मुझे महीने में, क्योंकि बढ़ाया 15-20 साल में ना, तो टाइम देते ना कि नहीं, आने वाले 1 साल में भाई मुझे 10-12 किलो वजन कम करना है, बड़े आराम से हो जाए। अगर आप सोचोगे कि नहीं 2 महीने में 10 किलो कम करना है, नहीं होने वाला है। होगा एक ही चीज, अगर हो भी गया तो आप कमजोर हो जाओगे। और 2 महीने में 10 किलो कम करने के लिए जो आप करेंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे, आप लंबे समय के लिए ये कर नहीं पाओगे। इसलिए क्यों ना उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं। 1 साल भर का समय दीजिए, 6 महीने का समय दीजिए। अरे 10 किलो नहीं, 5 किलो तो कम होगा। इस साल 5 कम किलो, अगले साल 5 किलो, 1-2-3 साल में तो अच्छी शेप में वापस एक बार आ जाएंगे। जो 20 साल में नहीं हुआ, वो अगर 1-2 साल में हो रहा है तो कितनी खुशी की बात है ना। और वो भी बड़े आराम से, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। अगर ड्रिंक लेने की आदत है तो खाली इतना बोलता हूं कि अगर कोई नहीं लेता है अब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लेने वाले भी हैं वहां पर, तो जो भी ड्रिंक थोड़ा होता है ना यहाँ पे, उसमें बहुत सारे आपको कैलोरीज मिल जाते हैं। एक 30 ग्राम में 28 ग्राम का पैक होता है, मुझे पता नहीं, मैं पिता नहीं हूं तो मैंने कभी देखा नहीं। एक 28 से 30 इसका, तो कम से कम 210 या 250 कैलोरीज आपको एक पैक में मिल जाती है। वो भी गरीब आदमी की, जैसे पी के चुपचाप सो गए तो अच्छी बात है, वहां उसके साथ खाने के लिए अगर और कुछ वो रखा है आपने, फिर तो कैलोरी कैलोरी। मतलब एक जगह पे पूरा दिन प्रॉपर डाइट कर लिया, और शुक्रवार है आज मेरा दिन है, शनिवार है आज हमारा ड्रिंक का दिन है, दोस्तों को मिलने का दिन है, पूरे बॉडी का सत्यानाश। क्या मिलेगा, क्या करेगा डाइट, है ना। तो थोड़ी सी मुझे लगता है दोस्तों कि जो आप 25-30 साल की उम्र में थे ना, एक बार वापस बन जाइए ना, बस एक मेहनत करने वाले, अपने शरीर का थोड़ा ध्यान देने वाले, थोड़े भागने वाले, थोड़ा एक्टिव थोड़ा सा हो जाए। सुबह जल्दी उठेंगे 6 बजे, तो रात को समझ लीजिए आप अगर 9 बजे तक अगर एक्टिव मोड में है, तो एक्टिव मोड में जो आदमी रहेगा वो आदमी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। जो आदमी पैसिव मोड में रहेगा, पैसिव मोड का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बेड पे पड़े रहना। अगर बेड से उठ गया तो सोफे पे पड़े रहना, सोफे से उठ गया तो चेयर पे जाके बैठ गया, यानी केवल बैठा है बस। शरीर की सारी चंचलता खत्म, मन बहुत चंचल हो गया है। तो थोड़ा उल्टा करते हैं ना, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, मन की चंचलता को कम करने की कोशिश करते हैं, बॉडी की चंचलता को बढ़ाते हैं। एक्टिव बच्चे हो जाइए ना, छोटा सा दरवाजे की बेल बजी, चले जाइए वहां। ऑफिस में आप खड़े हैं, कोई किसी को बुलाने का है, बाहर जाके आवाज दीजिए। कोई आपको मिलने के लिए आता है, वो जा रहा है, चले जाइए लिफ्ट तक छोड़ने के लिए उसको। चलने के लिए बहाने ढूंढिए, पानी पीना है, अपना बॉटल किसी और के डेस्क पे जाके वहां रख लीजिए। बहुत सारे, बहुत कुछ कर सकते। खाना, ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा सा लगा कुछ काम नहीं, 10 मिनट टाइम है, अगर दूसरे तीसरे चौथे वाले ऑफिस है, जाइए चल के आइए ऊपर, चल के आराम से, है ना।
सारी चीजें आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, बस खाली इतना है कि आप कुछ भी करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आदत नहीं रही, स्वभाव चेंज हो गया। तो ये होने मत दीजिए। बहुत आसान है दोस्तों वजन कम करना। मैं जो बता रहा हूं आप खाली करके देखिए एक बार, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आपके पास है, बस उसकी क्वांटिटी को कम करना। एक बार क्वांटिटी कम करोगे, स्टमक श्रिंक हो जाएगा। एक बार स्टमक अगर श्रिंक हो गया आपका, तो आप ज्यादा खा ही नहीं पाओगे, दो निवाले भी ज्यादा हो जाएंगे ना, लगेगा उल्टी आ रही है। आप करके देखिए, आप मौका तो देके देखिए। 5 लाख 10 लाख करके वो सर्जरी करने से, अपने बॉडी का इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन को सिलाने से, क्यों ना उसको नेचुरली सिला दे। बात तो एक ही है ना, आपने वहां जाके ऑपरेशन करके सिलाया क्या, आप खाना कम करके उसको श्रिंक क्या किया, बात तो एक ही हो गई। तो क्यों ना थोड़ा सा नेचुरल वे पे हम लोग चले, है? तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो मैसेज मुझे देने का था, ये मैसेज मैं आपको दे चुका हूं, और आपको समझ में भी ये सारी बातें लगभग आ गई होगी। खाली इतना कहूंगा, नींद का पैटर्न चेंज करना, खाने का पैटर्न चेंज करना, जो घर का है प्लीज खाइए। हम खाने के लिए अगर नहीं खाएंगे, छोड़ेंगे, हम जी क्यों रहे हैं? आज इतनी मेहनत, इतना पैसा क्यों कमाया है? सब छोड़ने के लिए? क्यों चाहिए डायबिटीज, क्यों चाहिए थायराइड, क्यों बिना मतलब का? एक अभी आजकल एक स्ट्रेस भी बहुत भयंकर हो गया है। ये स्ट्रेस पता है आपको क्या करता है? स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल पैदा करता है। एक कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण बॉडी में अंदर के जो फैट्स होते हैं, वो फैट्स और बढ़ने शुरू होते हैं। लीवर को प्रॉब्लम, हार्ट को प्रॉब्लम, लंग्स को प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। तो क्यों बिना मतलब? क्योंकि खाली स्ट्रेस से भी लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, खाना ज्यादा जाता है, स्ट्रेस है, पूरा दिन शांत एक जगह पर बैठे रहते हैं। क्यों ये? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप सभी बहुत कुछ जानते हो, बस मैंने आज कुछ नया नहीं सिखाया है आपको। मैं केवल एक ही चीज बता रहा हूँ, कुछ बातें खाली आपको मैं थोड़ा सा एक आपकी रूटीन अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। खान पान पे वापस एक बार बोलता हूँ, 1 से 1.5 चपाती से ज्यादा चपाती नहीं हो। अगर चपाती नहीं लेनी है, चावल लेना है, तो चावल कम से कम मात्रा में, क्योंकि उसके पहले सलाद खाइए भरपूर, आधा प्लेट भर के। 1-2 कप दाल बढ़िया से पी जाइए आप। अगर स्प्राउट्स की सब्जी है, सब्जी थोड़ी ज्यादा खाइए। चपाती चावल को कम करना, सब्जियों को बढ़ाना। करना क्या है दूसरा? पेट भी भर गया आपका। अच्छा, उसके बाद जब जब भूख लगे तो है ना ग्रीन टी, ब्लैक टी, सब कुछ है गर्म पीने के लिए आपको। खाली शक्कर वाले चाय, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा वेट गेन में ज्यादा हेल्प करता है, तो वो थोड़ा अगर उतना आप करेंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं है। कोई कहता है कि फलाने पानी में नींबू डाल के कोई वेट लॉस होगा, बकवास जा रहे हैं। तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। प्लीज, वो अगर मना कर रहे हैं तो उनको मत दीजिए। अगर पत्नी ने डाइट चालू किया है, तो पति बिना एक दूसरे के सपोर्ट से आदमी लंबे समय के लिए डाइट नहीं कर सकता है। एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत है। चलने को जाना है, अकेले नहीं जाना होता है, पत्नी को साथ ले जाइए, जाइए, मिलके जाइए, बात मत करना आपस में। ये वॉकिंग का भी बड़ा, मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, जिसमें वॉकिंग के ऊपर मेरे लेक्चर्स होते हैं, नी पेन पे लेक्चर होते हैं, बैक पेन पे लेक्चर होते हैं। मेरे 8-9 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। आज का प्रोग्राम खाली वेट लॉस का है, इसलिए मैंने किसी भी एक्सरसाइज को बीच में डाला नहीं है। तो हर चीज का एक क्या है, कितना करना, कैसे करना, खाली इतना कहूंगा कि साइंटिफिकली चलिए, बढ़िया से वेट लॉस कर दीजिए। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कि जो अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आपके हैं, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जाके कम हो जाए। बस खाली इतना करना है कि जो विटामिन सी है, अगर रोज नींबू पानी वगैरह नहीं लेते, एक नींबू पानी के लिए या एक विटामिन सी की टैबलेट अपने पास रखिए। एक बी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हर चीज खान पान से हमको नहीं मिलती है, कुछ मात्रा में हमको लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये 2-4 विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये मोटा मोटी अगर थोड़ी चीजें अगर आप लेते हैं, तो एक जीवन भी ऐसा से चलेगा, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी, और आगे की जो उम्र है आपकी, ये उम्र बहुत अच्छे से चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो मैसेज आपको देना था, वो फिर डाइट के माध्यम से हो या बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई, आपको समझ में आई होगी। अब अगर कोई एक आध दूसरा प्रश्न है, मेरे ख्याल से समय का अंदाजा मुझे नहीं रहा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। समय भी काफी आगे चला गया है मेरे ख्याल से। Great session. Rajesh ji, you can take over. Thank you दत्ता सर फॉर योर इनसाइट्स। बहुत बढ़िया आपने बताया है। जी सर, थैंक यू सर। मेरे जैसे इंसान के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है, नहीं खाए तो कम हो जाए, कोशिश जरूर करेंगे। जी सर। I think Saurabh had a question here. Saurabh, are you there? Yes. Yeah, please.
यस, तो दत्ता जी सेकंड टाइम आपको सुन रहा हूँ और इट इज ऑलवेज नाइस लिसनिंग टू यू। लास्ट टाइम Thank you, का भी sir. आपका फॉलो करता हूँ मैं डेली। जी मुझे सर। बस ये पूछना था सर, जैसे अभी आपने बताया वेजिटेबल्स में लीफी वेजिटेबल्स, तो अभी जी। जो वेजिटेबल्स है उसमें तो काफी वैरायटी घरों में बनती है, तो मेरा बस क्वेश्चन ये था कि बाकी वेजिटेबल्स को क्या हम टोटली अवॉइड करें या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं समझ नहीं पाया। सारे जितने भी वेजिटेबल्स है प्लीज लीजिए ना सर। खाली जैसे एक समझो एक आलू वाला बात, एक आलू ही उसमें है जो थोड़ा नुकसान करता है। वो आलू भी अगर तेल में नहीं बनाना, ऑयल में, तो आलू भी नुकसान नहीं करता है। ओके, बाकी आप आराम से आलू लीजिए। खा सकते हैं। हाँ प्लीज खाइए ना, कोई नुकसान नहीं सर। कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी के लिए जरूरी है। अभी क्या होता है कि कितना खाएंगे आप, अगर इतना सा खाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा, इतना खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। छोड़ना नहीं है सर, कुछ भी नहीं छोड़ना है प्लीज। छोड़ने के मैं तो मतलब छोड़ने के लिए मना ही कर देता हूँ। सब मजा एंजॉय कीजिए फूड को सर। क्यों जी रहे हैं यार हम, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। एक छोटा क्वेश्चन मेरी वाइफ का भी है। हाँ जी। सर, कैन वी रिप्लेस द शुगर विथ जैगरी? एक सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। अभी इसमें होता है कि शक्कर को जो व्हाइट शुगर है उसको हम लोग जहर मानते हैं, ठीक है। मोटा मोटी कैलोरीज की अगर बात करें, अगर वजन की हम बात करें, आप ये मत छोड़िए कि शक्कर में कुछ नहीं होता है, एक फालतू की कैलोरीज मिल जाती है, शक्कर हड्डियों को नुकसान करती है, पेट में पड़ी रहती है, डाइजेस्ट नहीं होती, वो सब छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर कैलोरीज या गुड़ को लेके चले तो बहुत ज्यादा गुड़ में आयरन होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। लेकिन जहां वजन की बात आती है तो दोनों की कैलोरी सेम है ना, एक ही हो ना। खाली आप क्या बोलेंगे कि नहीं मैं हाइजीन के हिसाब से बाबा मैं आयुर्वेद को फॉलो करूंगी और मैं गुड़ खाऊंगी। अरे वजन की बात है तो गुड़ भी तो वही काम करेगा आप। ओके। ये बात जरूर है कि गुड़ खाओ कि शक्कर खाओ, मैं तो कहूंगा कि पहले दोनों नहीं खाने। फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर खाने के बाद तो फिर मेरा तो मन ही नहीं, तो जरूर गुड़ खाना। फिर एक दूसरा मनु का खा सकते हैं आप, खजूर खा सकते हैं आप, है ना। नेचुरल चीजें लीजिए ना आप। ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Sir, can I ask you one question? जी प्लीज। Yeah, sir, can we take a beetroot and gajar into the salad? प्लीज लीजिए ना मैडम, क्या प्रॉब्लम है? Acha, because sometimes the dietitian say that you should not take this kind of into the salad. नहीं देखिए, क्रॉस कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये एक अलग टॉपिक है कि जिसको हम लोग विरुद्ध अन्न बोलते हैं। किसके साथ में क्या खाना है वो अभी अपना विषय नहीं है। हम लोग खाने में मोटा मोटी क्या करते हैं, एक समझो बीटरूट आ गया, एक ककड़ी हो गया। जनरली यही देखा जाता है ना कि जो खट्टे चीजें होती, खट्टी चीजें मतलब एसिडिक और अल्कलाइन वाली चीजें एक साथ नहीं ली जाती है। Okay. अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है तो, अगर आपका सिस्टम अच्छा से काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तब के लिए। Okay. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल बेशक ले सकते हो। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तब जाके फिर आपको ये करना है कि भाई अभी आपको दो चीजें मिक्स नहीं करनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दो प्रोटीन भी मिक्स मत करो, आप समझे ना। जैसे अभी दाल भी है तो दही है, दाल दही दोनों एक साथ में नहीं खाना है आपको, क्योंकि बॉडी कंफ्यूज होती है कि पहले डाइजेस्ट किसको करे। अच्छा, ओके। हाँ ये तो अलग हो गया। आज हमको इतना ही सीखना है कि क्वांटिटी को कम करना है बस। और यहाँ आपने देखा होगा मैंने दो प्रोटीन दो चीजें कभी भी कोई नहीं मिलाई। मैंने कहा चपाती है, 2 कटोरी दाल ले लो और पत्ते की कोई भी सब्जी ले लो, खाना हो गया। मैंने दही खाने के लिए बोला है, खाने के घंटे भर के बाद में। या सिंपल सिंपल एकदम, इतना खाली लेके चले, बाकी ज्यादा। हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेट में है तब जाके देखिए। डाइट वैसे एक इंडिविजुअल टॉपिक है, मैं सबको हर चीज यहाँ से नहीं बता सकता हूँ, वो जनरल बातें यहाँ से की जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे जो तकलीफ कुछ है तो उसके हिसाब से फिर डाइट आपका चेंज हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। फ्रूट के बारे में फ्रूट खा सकते हैं? फ्रूट खा सकते हैं, सिर्फ खट्टे और मीठे फ्रूट्स को एक साथ मत रखिए। एक बार में एक ही फ्रूट खाना है आपको, 4 प्रकार के फ्रूट एक साथ लेके नहीं खाने हैं, इसका ध्यान रखिए। कोई भी एक फ्रूट एक टाइम पर एक ही फ्रूट लेना है बस। एक बार में एक ही फ्रूट। अगर पपीता खाना है तो सिर्फ पपीता खाएंगे आप, अगर एप्पल खाना है तो सिर्फ एप्पल खाइए, मिक्स नहीं करना। चंद्रकला भाई भी बोलती है। Sir, what are healthy carbohydrates, Datta sir? Like brown rice, is it a carbohydrate or not? यस नहीं कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पचने में थोड़ा टाइम लगाता है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। तो ब्राउन राइस वगैरह थोड़ा सा डाइजेशन में जो टाइम लगाएगा ना सर, वो धीरे धीरे एनर्जी देगा ना बॉडी को। And what are good carbohydrate like brown rice या मल्टीग्रेन आटा या किस टाइप को गुड? जितना भी मल्टीग्रेन आटा है वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है। जैसे हम लोग मूंग मोठ चना दाल, जितनी भी दालें वगैरह लेते हैं ये भी अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। वो सारी चीजें आप ले सकते हो। खाली मैदे की चीज को अवॉइड करना है आपको पूरी तरह से।
और नॉर्मल गेहूं की रोटी और मैदा जो होता है ना, मैदा, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा अगर आटे के साथ अगर मल्टीग्रेन आटा लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। दुनिया भर की चीजें उसके अंदर है। ऐसे अगर ऐसे आटे की रोटी बनती है तो थोड़े उसमें अगर सब्जियां अगर डाल के पराठा बनाता है, वैसे अगर रोटी बनती है तो और हेल्प करेगी, फाइबर्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे, कम खाने से भूख भी आपकी पूरी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें करनी है आपको, बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं। जैसे मम्मी मिक्सी रोटी खाते थे इसलिए ज्यादा मिक्सी रोटी खाते। किसी ने पूछा है शुगर को हनी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, शुगर भी वही हनी वही काम करेगा, हनी भी शुगर का ही काम करेगा सर। हनी भी शुगर का ही काम करेगा। लास्ट टाइम भी इसी पूछा था ये क्वेश्चन। ये सारी चीजें जितनी भी है ना, सुनिए, अभी जैसे गुड़ सबसे अच्छा हो गया, हनी अच्छा हो गया, खजूर अच्छा हो गया, मनुका अच्छा हो गया, शुगर की तुलना में सारी चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन जहां वजन को लेकर मैं बात कर रहा हूं वहां पर सारी चीजें तो कैलोरीज ही दे रही है ना आपको। कैलोरी सबकी सेम है सर, खजूर की कितना लेना है आपको उसके ऊपर है। खाली है कि जो मिठाई हम लोग लेते हैं, मिठाई में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, तो मिठाई को आप इन चीजों से रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। खजूर के साथ कीजिए या मनुका के साथ कीजिए, हनी के साथ कीजिए 100%। लेकिन वापस एक बार क्वांटिटी कम हो, क्वांटिटी ज्यादा नहीं हो। आज अगर ग्रेप्स लेते हैं और इतना ग्रेप्स लेते हैं और इतने अगर आप मनुके लेते हैं तो इतने मनुके में इतनी कैलोरीज होती है आप, तो वहां पर उसकी क्वांटिटी आपको तय करनी है। क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, पदार्थों में प्रॉब्लम नहीं है। सर एक चीज और पूछना है, ओट्स और मूंग दाल का चिल्ला ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है कि प्रोटीन में? कार्बोहाइड्रेट्स में बिल्कुल बिल्कुल मूंग खा सकते हैं। मूंग कार्ब हो गया, उसमें अच्छे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ओट्स में से भी जो कई चीजें निकाली जाती है तो वो भी थोड़ा प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो ओट्स है, चिल्ला है, बिल्कुल खा सकते हैं, बड़े प्यार से खा सकते हैं। दत्ता सर, जैसे जी, आपने बोला कि बात करो। व्हेन यू आर डूइंग अ डाइट, लेकिन अगर आज हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जी। हमारे जिम ट्रेनर बोलते हैं कि 2 ड्राइड अंजीर खा के आओ या 1 डेट खा के आओ एनर्जी लेवल के लिए। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ब्रेन को अपना काम करने के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी लगती है वो आपके वैसे मीठे पदार्थ खाने से सबसे पहले मिलती है। अगर वो नहीं रहेगी तो वहां जाके हो सकता है कि बॉडी आपका फटीग हो जाए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो वहां पर कुछ ना कुछ आपने खाया है, बॉडी में लिया है कुछ ना कुछ, तो वर्कआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए खास करके ब्रेन को, तो वो खुराक उसको मिल जाता है। तो गिरीनेस आना, चक्कर आना, कभी फेंट होकर गिर जाना, इन चीजों से बचाने के लिए आपको बताया जाता है कि आप वो थोड़ा खा के आइए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, परफेक्ट है, 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट है। मैं तो कहूंगा वॉक पे जाते हैं तो भी कुछ खा के जाना चाहिए थोड़ा सा। दत्ता जी, आपके खास दोस्त और बर्थडे बॉय कैलाश बियानी इज हियर एंड सेकेंडली अच्छा जी। चैट में एक क्वेश्चन है, इज रवा हेल्दी? रवा, हाँ रवा बिल्कुल कम मात्रा में लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं? नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना अलग अलग रखो। ड्राई फ्रूट के एक अपनी रिस्पेक्ट है, फ्रूट्स की एक अपनी रिस्पेक्ट है। मिक्स मत करो, अलग अलग करो। मिक्स करोगे तो ज्यादा खाओगे। मिक्स करेंगे तो ज्यादा खाएंगे ना, फ्रूट्स भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, तो वो भी नहीं चाहिए। अलग अलग रखिए उसको। शाम को थोड़ी सी भूख लग गई आपको, ड्राई फ्रूट खा लीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन फ्रूट भी खाएंगे तो अभी एक फ्रूट अगर लिया आपने कोई भी, देखना कैलोरीज का काउंटिंग है। एक फ्रूट में एक मोटा मोटी 80 कैलोरीज मिलेगी आपको। वो फिर बनाना हो, एप्पल हो, पपीता हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा पीस अगर आपने लेते हैं इतना तो 80 कैलोरीज मिल जाती है। उसके साथ ड्राई फ्रूट भी आपने ले लिया तो कैलोरीज तो काफी हो गई ना। तो क्यों ना सिर्फ फ्रूट्स खाए या फिर खाली ड्राई फ्रूट खाए। हमको तो वजन घटाने का ना, नीचे लाना है वेट को। थैंक यू। ये हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक वेट लॉस का है, तो यहाँ जितना कम करे, जितना अलग करे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एक सवाल आया यहाँ शुगर फ्री वगैरह, वो सब में मत जाइए आप, कुछ नहीं होता है शुगर फ्री वगैरह। हाँ, एक बात जरूर है कि कैलोरीज में जरूर उसमें से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जगह पर आप ये नॉर्मल चीजें जो है, हनी है या ये थोड़ा बहुत अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वो सब में मत जाइए आप, जो आगे जाके नुकसान दे सकता है आप। थोड़ा कंट्रोल भी तो करेंगे ना स्वाद पे, थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दत्ता साहब, जिनका वेट बैलेंस्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है उतना है, तो उनको डाइट पे कैसे ध्यान देना चाहिए? जो खाते हैं घर में खाते रहिए, वेट ही जब बराबर है तो फिर दिक्कत क्या है आपको? बस कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। हाँ, खाइए ना। अब आज देखिए वेट बराबर है और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा, सब कुछ बढ़िया है, मतलब वो आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करने वाला है, कोई ना कोई एक्सरसाइज करने वाला है ना। खाली देखना है कि भाई जो खराब पदार्थ जो है, जो ऑयली पदार्थ, फ्राइड पदार्थ है, जो मिठाइयां वगैरह होती है, केक वगैरह जो होते हैं, आइसक्रीम होते हैं, जो बॉडी को कोई ज्यादा उससे फायदा नहीं होता है, केवल नुकसान होता है, उनको कम से कम करना है आपको। कभी कभार आ गया, थोड़ा खा लिया, वरना नहीं खाया। ये नहीं कि डिश में आ गया तो खाते ही गए आप, क्योंकि खाने से ही नुकसान है।
तो खाना कम करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि ग्लूकागॉन को कुछ तो काम दे, इंसुलिन को ही काम पे लगा के रखा हुआ है, तो बॉडी का नुकसान ही होना है आपका। अच्छा, ब्रेकफास्ट में कंप्लीटली फ्रूट्स ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं ना सर, क्यों नहीं, 2 फ्रूट्स 3 फ्रूट लीजिए, बाकी कुछ मत लेना, लेकिन वहां प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलेगी ना आपको सर। प्रोटीन के लिए ड्राई फ्रूट्स थोड़ा देर पहले ले लिया जाए तो? हाँ चलेगा, ले लीजिए फिर, अगर ऐसा है तो ऐसा मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल हो रहा है सारा चीज, क्या नुकसान करेगा। लेकिन ड्राई फ्रूट के भी वहां लिमिटेशंस होंगे, फ्रूट के भी लिमिटेशंस होंगे। ड्राई फ्रूट एक होता है ना, एक बाउल भर के लेना, एक होता है कि भाई 2 अखरोट लिए, 5-6 बादाम ले लिए, काफी है, उतना काफी सफिशिएंट है आपके लिए। बादाम कितना खाना चाहिए? बहुत से लोग बोलते हैं एक मुट्ठी भर बादाम को भिगो के खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 5-6 ही खाना चाहिए, तो बादाम का मात्रा कितना होना चाहिए? सर ऐसा है कि बादाम में जो गुण पाए जाते हैं, अच्छे वाले फैटी एसिड है उसके अंदर, प्रोटीन की मात्रा है, लेकिन अगर मुट्ठी भर के खाएंगे तो कैलोरी तो ज्यादा हो गई ना आपको सर। करेक्ट। आप अपना वेट देखिए ना कितना, अगर आपको वेट को घटाना है तो आपको 5-6 बादाम काफी है। अगर 20-25 बादाम खाएंगे आप तो उसका कहीं ना कहीं बॉडी को अच्छे फैट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब बॉडी को उस फैट की जरूरत नहीं है तो वापस तो बॉडी में वो लेयर तो बढ़नी है सबक्यूटेनियस फैट की। करेक्ट। क्वांटिटी सर, क्वांटिटी पे आना, देखिए मैं वापस बोलता हूँ, कोई पदार्थ यहाँ पे खराब नहीं है सर जी, आपकी प्रॉब्लम है क्वांटिटी में। क्वांटिटी कम करो और आराम से वेट कम करो। एक होता है कि मर के वजन घटाना, एक होता है कि बहुत आराम से घटाना, तो आराम से चलिए ना, सारे पदार्थों का स्वाद लेके बढ़िया से। हाँ अगर आपको लगता है कि यार आपसे नहीं होता है यार, अगर कोई स्ट्रिक्टली कुछ करूंगा कुछ, तो बात अलग हो जाती है, फिर थोड़ा एक पनिशमेंट के रूप में या थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर करना पड़ता है। मैं एक ऐसी बातें बता रहा हूँ कि आप कहीं यहाँ से समझो 4 दिन बाहर चले गए, अब वहां पे भी ये सारी चीजें मिल रही है आपको। अगर कोई अच्छी चीजें नहीं भी है, चलो क्वांटिटी कम कर दो, वहां पर क्या फर्क पड़ता है। क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, बाकी कुछ ध्यान में मत रखिए आप बस। Datta sir, what are the good sources of omega-3 fatty acids in vegetarian diet? बहुत सारी चीजें हैं, अभी जैसे उन पदार्थों का जो इन्होंने नाम लिया था, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीजें हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, काफी कुछ मिल जाता है उसमें, अलग से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं आप। अगर किसी, हाँ जी बोलिए बोलिए। ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना चाहिए या फिर ऐसे खाना चाहिए, उसमें क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? 2 चीजें हैं सर कि एक दो जो छिलका होता है ना ऊपर का, वो छिलके को कई बार बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए उसको अगर रात को भिगो के सुबह छिलका निकाल के खाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाता है डाइजेशन के हिसाब से। ओके। तो आप उसका दूध बना के पीजिए या उसको ऐसे चबा के खाइए, आपकी मर्जी, आपके ऊपर। एक फाइटिक एसिड होता है, मेनली जो छिलके होते हैं ना उसमें फाइटिक एसिड होता है, कई बार वो डाइजेस्ट हर किसी का बॉडी नहीं कर सकता है उसको, इसलिए बिना छिलके के खाएंगे ज्यादा अच्छा रहे। दत्ता सर, ये इडली डोसा जो फर्मेंटेड फूड है, इसके लिए मतलब इज इट गुड बैड? आप जरूर खा सकते हैं, इडली डोसा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन चीजें जिसपे भी जितनी भी होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा आ जाती है, तो जरूर खा सकते हैं। वापस क्वांटिटी पे, अगर आप 10 इडली खा सकते हैं तो केवल 2 इडली खा के उठ जाइए, वेट कम हो जाएगा। नहीं, इडली तो कम ही खाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार बोल रहे हैं क्या? जैसे अभी मेरी वाइफ ही साउथ इंडियन है, तो हर हफ्ते बनता है। हाँ तो खाइए ना, हफ्ते में अच्छी नसीब वाले हैं आप यार, हमको रोज मिलता नहीं, आपको हर हफ्ते मिलता है, खाइए ना सर। क्वांटिटी ध्यान रखना सर, 5 इडली भी आदमी खा सकता है, 8 इडली भी खा सकता है, 2 इडली भी खा सकता है, क्वांटिटी खाली देखनी है आपको करना क्या है। Please complete your answer for omega-3. खाली अखरोट और बादाम डेली खाने से that much omega-3 is sufficient for diet? काफी कुछ मिल जाता है। उसके बाद और कई चीजें हैं, जैसे एक वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है आज की तारीख में, हम लोग जो घी लेते हैं, घी वाली चीजें वो आप ले सकते हो। कोकोनट ऑयल में काफी पाया जाता है, जो पीने लायक जो ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारी चीजें, जैसे सिंगदाना हम लोग खाते हैं, अगर आप सिंगदाने का तेल आप ले या सिंगदाना खाओ, उसमें काफी अच्छा माना उसमें अच्छा आ जाता है, वो सारी चीजें मिल जाती है आपको। अलग से बाजार में जो मिलता है उसमें जाना नहीं आपको, यानी जो ऑयल हम लोग, जो पाम तेल है, कई तेल हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कई तेलों में ऑलिव ऑयल का मैं यहाँ पे नाम लूंगा आपको, ब्रांड ऑयल उसका ऑयल आता है, उसका नाम लूंगा आपको, सिंगदाने का तेल आता है, सनफ्लावर ऑयल आता है, कई प्रकार ऐसे हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम से कम हो, ज्यादा मात्रा नहीं हो, क्योंकि बॉडी को उन फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। प्लस दूसरा नुकसान ये है कि उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए आपको। तो जैसे घर में अगर तिल भी आपने खा लिया, खाना खाने के बाद जैसे हम लोगों की आदत होती है ना कुछ ना सोप खाने की वगैरह, तो तिल है, आपका सिंगदाना है, बादाम अखरोट के बारे में तो हम कह चुके हैं, तो ऑलिव ऑयल हो गया, हमारा घी जो होता है, गाय का घी अगर अच्छा अगर मिलता है कहीं से, तो ये सारी चीजों में अच्छे फैटी एसिड बॉडी को मिलते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी जो तली हुई चीजें जो मार्केट से जो आती है ना फ्राइड वाली, जो ट्रांस फैट वाली, उसमें नहीं जाना है, जो खास करके सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा उसमें होते हैं, उसमें खाली आपको नहीं जाना है, बाकी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आप ले सकते हो।
दत्ता Thank सर, you. ऑयल, कुकिंग ऑयल कौन सा अच्छा रहता है? बहुत सारा कुकिंग ऑयल में है। में मित नहीं है, घर में कुकिंग ऑयल कभी भी कोई यूज मत करना। 2-3 रखिए, कभी ऑलिव ऑयल हो गया, कभी ब्रांड ऑयल हो गया, तो 2-3 ऑयल अलग अलग करके अगर आप लेते हैं तो ऑयल नुकसान आपको नहीं करेगा। एक ही ऑयल को बार बार रिपीट नहीं करना है आपको, थोड़ा चेंज रखिए उसको। और घी के बारे में क्या यूज? घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जरूर घी आपको लेना चाहिए। अगर दिन में पूछे कितना लेना चाहिए, 1 से 2 चम्मच घी आप दिन में खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं। थैंक यू। घी नुकसान नहीं करता है, घी हेल्थ बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। घी बॉडी के लिए फैट्स, मैंने कहा ना कार्बोहाइड्रेट 60%, 20% फैट्स, जिस फैट्स की बात कर रहा था वो यही सब फैट्स था, तो 20% फैट्स अलाउ किया गया है। जी सर। लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। तो सर एक क्वेश्चन अमित सुरे का पोस्ट किया है, व्हाट इज द गुड टाइम टू गो टू जिम? दैट्स लेट इन द इवनिंग अराउंड 9 to 10 PM और अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 AM। अभी इसमें ऐसा है कि जब एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी रेडी है, जब एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी आपकी एनर्जेटिक है, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि आप रात को सोते ही हो 12 बजे और उसके बाद सुबह उठ के 6 बजे वर्कआउट करने के लिए जाओगे, तो नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी आपका फटीग रहेगा। जब बॉडी फटीग रहेगा तो आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाओगे। तो आपकी 7 से 8 घंटे की जो नींद है, प्रॉपर स्लीप आपका, जो मैंने कहा था 10:30-11 बजे से लेकर सुबह 5-5:30 बजे तक का, वो स्लीप अगर पूरा हो गया है, मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। लेकिन अगर नींद नहीं ठीक से हुई है, बॉडी में बहुत थकान है, कुछ ना कुछ कारण से बार बार आप रात को जगते रहे, तो सुबह नहीं जाके उस दिन आपको शाम को जाना चाहिए। यानी बॉडी रेडी चाहिए वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि जिम में जाके टाइम पास नहीं होता है। हम लोगों का एक लेवल रहता है एक्सरसाइज का, उसके लिए बॉडी एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं होगी तो आपके परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है, आप वर्कआउट उतना अच्छा से कर नहीं सकते हैं, थकान लगती है और फिर एक नर्वसनेस भी आ जाता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वर्कआउट भी ठीक से नहीं होगा। तो टाइम वही सही है जिस टाइम पर आपका बॉडी एनर्जेटिक है, इसमें सुबह शाम जाना नहीं है आपको। लेकिन पूछेंगे कि बेस्ट कौन सा है, तो मॉर्निंग बेस्ट, लेकिन उसके लिए बेस्ट है जो रात को 11 बजे सो गया है और सुबह उठ के फ्रेश है। I think we are all through. Pankaj ji, yes please. A vote of thanks please. Just I request the team to please share the number of sir in the group. yeah, I'm doing that. I am doing that. Yeah, thank you so much. पंकज जी, उनका एक टीजर होगा, वो शेयर कर दीजिए ना, इसमें सारी डिटेल्स है। ये सारी चीजें, अगर एक हेल्दी लाइफ अगर आप सीखना चाहते हो, तो एक कोर्स है मेरा 6 दिन का, जो एक ट्रेनर को जितना नॉलेज होना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी अच्छे रखने के लिए जो होना चाहिए, वो सारा स्टडी मटेरियल उसी में है। जो 6 दिन का कोर्स होता है, मंडे टू सैटरडे का, रात को 9 से लेके सुबह 9 से 10 1 घंटे के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हो, अपने बॉडी के बारे में समझना चाहते हो कि वॉक कितना होना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो सारा कुछ वो 6 दिन के अंदर है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू दत्ता जी, आपने इतना अच्छे तरह से समझाया हम सभी मेंबरों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। Good evening to everyone. On behalf of Rotary Club of Mumbai Western Elite, it gives immense pleasure to deliver the vote of thanks to this virtual gathering. My special gratitude to guest speaker Sri Datta Gaikwad ji for giving inspiring speech towards health and diet. It's really inspiring sessions. And all our host club, I will name all the host club separately. And I would like to thank all the co-host club for the same, Rotarian of our club and their spouses, Team January for organizing today event successfully. Thank you all. Wishing you all healthy and safe dream year ahead. Thank you. I would like to name all the host club. Just give me a second, please. दत्ता सर, कैलाश जी यहाँ पर है। जी सर। We all should दर्शन करो greet him. सर जी के दर्शन करवाइए ना सर जी के।
Deepak, can you just focus on his window? कैलाश जी अनम्यूट करिए. Many happy returns of the day, Kailash ji. Thank you. So thank you very much. What a lovely gift. दत्ता जी मेरे गुरु पिछले कई सालों से हैं और मेरे पूरे परिवार के गुरु हैं. मतलब हमारे घर में आई थिंक अपने दत्ता जी अपने घर से ज्यादा मेरे घर पे रहते हैं ऐसा एक्चुअली. जी सर, थैंक यू सर. तो 8 साल के बच्चे से लेके मतलब 80 साल की मेरी मम्मी तक, you know, he is I think he is coming for the second time यहाँ पे अपने रोटरी में. Yes. And one of the finest person, and अपनी भाषा में अपने लोगों को अच्छी तरह से बता के easily approachable. So I'm very happy दत्ता जी. And ये मेरा परिवार है, ये जितने लोग हैं. बिल्कुल सर. ये particularly जो हम लोगों का ये क्लब है, मैं भी ज्यादा टाइम से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसे एक परिवार रात बेरात कभी भी किसी के लिए इतना खड़ा रहते हैं लोग, कोई भी चीज के लिए. मतलब हम मैसेज पहले डालते हैं, उसके पहले जवाब तैयार रहता है, इतना ज्यादा तैयार रहते हैं. तो आज जो नंबर कमती आए हैं उसके ऊपर मत जाइए, लेकिन एवरीबडी, दीपक जी वगैरह, मतलब कोविड वगैरह में इन्होंने सब पूरे परिवार ने कितना सबका मदद किया है टोटल लोगों को, मतलब इन सब लोगों का. सो जी सर. तो थैंक यू वेरी मच. एंड देयर कुड नॉट इवन बेटर डे. मतलब मेरे को मतलब आपके साथ में होना. जी सर. सर आज का ये प्रोग्राम मैंने आपको डेडिकेट किया सर, आपके लिए गिफ्ट आज का ये. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Yeah, Pankaj ji, please continue. Yeah, Deepak, sorry, I am facing problem for screen sharing. So can you share these things? I have sent it you on WhatsApp, if you don't mind. Yeah, I'll do that. Yeah, please. Meanwhile, I will just read the co-host club name and thanking them. Co-host club for today event is Mumbai Ghatkopar West, Mumbai Royals, Mumbai West Coast, Bombay Juhu Beach, Mumbai Nova, Bombay Mahakali Heights, Mumbai Borivali East, Mumbai Dahisar, Mumbai Cup Parade, Mumbai Mahim, Mumbai West End, and Mumbai Garden City. These are our co-hosts for today event. Thank you. Pankaj, I have done the screen sharing. Yeah. You can talk. Everyone can save this or take the picture for this screen. If it's done, then you can share the certificate also, Deepak. Rajesh ji, if you want to say anything for this certificate of presenting this certificate to Datta ji. Deepak, just read it out. Okay, I'll read it out. So it's a certificate of appreciation from our club, that is Rotary Club of Mumbai Western Elite. This certificate has been presented to Sri Datta Gaikwad by Rotary Club of Mumbai Western Elite in appreciation of being a guest speaker in our club meeting held on Sunday, 23rd January 2022. And it has been signed by our President Jitendra Goyal and Secretary Rotarian Vishal Jasrapuria. Round of applause for Datta ji. Thank you. Thank you, Datta sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Jitu bhai, you can end the meeting. हाँ सर बोल दिया ना. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a nice. Thank you very much.